एक दुनिया जो मैजिक से भरी हुई है। वहाँ पर सोल्जर्स एक डिमोनिक बींग्स क्रॉस गोड के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। क्रॉस गोड्स अपनी मैजिक का यूज करके हवा में सिंगल्स वेपन समन करता है, जो कि तेज गति से सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक के बाद एक सोल्जर्स गिरने लगते हैं और उनके शील्ड्स और आर्मर भी अटैक के सामने बेकार साबित होते हैं। ये एक तरफ बैटल लड़ रही होती है जिसमें ये सिर्फ क्रॉस गोड से जीत रहा होता है। तभी एक सोल्जर्स घायल हालत में कैप्टन के पास आता है और एक बड़ी खबर देता है, लेजेंडरी हीरो सेगुरो अब युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर कैप्टन अपनी सेना को तुरंत वापस हटाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी लेवल के ऑपरेटर का सिर्फ सेगुरो ही सामना कर सकता है। सेगुरो बिना किसी डर के क्रॉस बोर्ड के सामने आता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे की ताकत को नाप रहे हो। और फिर युद्ध शुरू होता है। क्रॉस बोर्ड अपनी डार्क मैजिक से हवा में घूमने वाले शैडो स्टेयर बनाता है और सेगुरो पर अटैक करता है, लेकिन सेगुरो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक भी अटैक नहीं लगने देता। हर अटैक को काटे जा रहा होता है, लेकिन सेगुरो अब भी पीछे नहीं हटवाता। ये देखकर क्रॉस बोर्ड सेकंड प्लान के साथ आगे बढ़ता है। वो मर चुके लोगों के सोल्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हें एक बहुत ही बड़ा अंडर ड्रैगन बना देता है। ड्रैगन घुराता है, आग बोलता है और सुगुरा की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन सुगुरा बिना किसी टेंशन के अपनी इंसाइलेंट सोर्स से एक ही बार में ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। युद्ध और भी इंटेंस हो जाता है और सुगुरा क्रॉसबोर्ड पर एक तेज अटैक करता है, जिससे कि क्रॉसबोर्ड पीछे गिरता है। उसे एहसास होता है कि अब डिसएडवांटेज में है, तो वो एक पूरी स्केलेटन आर्मी को समन कर देता है। सैकड़ों स्केलेटन वॉरियर सभी के हाथों में तलवारें और आंखों में सिर्फ एक चीज छाई होती है, सुगुरा की मौत। लेकिन सुगुरा भी तैयार था। उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी ईविल आई का यूज किया, जो उसे डेड सोल्स को देखने और उनकी एनर्जी को समझने में शक्ति देता है। एक और शॉकिंग बात ये होती है कि क्रॉसबोर्ड के पास भी एक एबिलिटी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे एक दूसरे की ताकत को पहचानते हो। सेगुरो बिना किसी देरी के स्केलेटन आर्मी पर अटैक कर देता है। वो उनके ऊपर उछल जाता है और अपनी मैजिक का यूज करके एक बड़ी फायरबॉल सेलिंग कर फेंकता है। सेलिंग टूट जाती है, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और स्केलेटन आर्मी नीचे दब जाती है और क्रॉसबोर्ड भी वहाँ पर अटैक में फंस जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सुगुरा एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ अटैक करता है और उसका स्वॉर्ड क्रॉसबोर्ड की बॉडी को चीर डालता है। तभी एक अजीब सी चीज होती है, क्रॉसबोर्ड का असली फॉर्म सामने आ जाता है। उसका असली शरीर एक जार में बंद एक ब्रेन था। क्रॉसबोर्ड अब एक और पावरफुल स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेगुरा बिना किसी डर के फुल पावर में चार्ज करता है। उसका स्वॉर्ड तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ता है और फाइनल स्ट्राइक के साथ वो जार में बंद ब्रेन को छोड़ देता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो आसमान में एक बहुत ही बड़ी रोशनी फैला देता है। सब कुछ हिलने लगता है, हवा तेज हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सेगुरा की यादें धुंधली होने लगती है। उसे याद नहीं आता है कि युद्ध का रिजल्ट क्या था। उसका दिमाग एक अजीब से कंफ्यूजन में चला जाता है। अचानक क्रॉसबोर्ड की आंखें खुलती है। उसका शरीर अब भी जिंदा है पर जगह बिल्कुल अलग लग रही है। उसके गले में एक गहरा चोट है पर वो फिर भी चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसने तो युद्ध में अपनी मौत देखी थी। वो आसपास देखता है और देखता है कि किसी अजनबी जगह पर है, एक मॉडर्न सिटी जैसा उसे पहले कभी भी नहीं देखा। तभी एक ड्रोन उसके ऊपर आता और एक ऑपरेटर पुलिया उस सीन को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। उसने कंफर्म किया था कि ये लड़का मर चुका है, लेकिन वो अब भी चल रहा है। रोया तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है और कहते हैं कि टारगेट अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ क्रॉसबोर्ड अब भी कंफ्यूज था कि ये जगह कौन सी है और वो यहाँ पर कैसे आ गया। उसका पूरा दिमाग इसलिए इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। उनका आसपास के लोगों को देखते और सभी कुछ दिख रहे होते हैं। ये देखकर उसके मन में ये बात होती है कि शायद से ये दुनिया बहुत ही शांत है, बिना किसी युद्ध के और बिना किसी कठिनाइयों के। वो अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो वापस कैसे जाए। तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर्स उनके सामने आते हैं और उससे कुछ पूछने लगते हैं, पर उसको उनकी बात समझ में नहीं आती। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि जैसे उसका नया शरीर नए नए शब्दों को समेट रहा हो और वो उनकी बातों को समझने लगता है। फिर वो ऑफिसर को बताता है कि वो ठीक है, पर अपना नाम पोल्का बताता है। ऑफिसर उसके गले पर गहरा जख्म देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। पर तभी अचानक एक अजीब लड़की ऑफिसर के सर पर अपना पैर रखकर खड़ी हो जाती है। वो हंसी में कहती, अरे पोल्का तो अभी भी जिंदा है। बिना कोई मौका दिए वो पोल्का का हाथ पकड़ती है और जोर से खींचती है। फिर बिना सोचे समझे सीधा उसको लेकर भाग जाती है। भागते वक्त वो दोनों एक अंधेरी और सुनसान गली में पहुंचते हैं। वहाँ लड़की रुकती है और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना नाम बताती है, मिसाकी। पोल्का उसका नाम सुनते ही चौंक जाता है और धीरे धीरे याद करने लगता है कि ये लड़की आखिर कौन है। पर तभी बिना किसी वार्निंग दे मिसाकी उसको जोर से उठाकर हवा में फेंक देती है। वो मजाक में कहती है बस चेक कर रही थी कि वो सच में जिंदा है या फिर नहीं। और तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने हाथ में एक बड़ा सा लोहे का तलवार निकालती है और एक अजीब सी हंसी के साथ कहती है कि तू भूल गया क्या, पहली बार मैंने ही तुझे मारा था। ये सुनते ही पोल्का के होश उड़ जाते हैं और वो बिना सोचे समझे भागता है। दूसरी तरफ क्रोया अपने ड्रोन से इन दोनों को देख रहा होता है। उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर कोई किसी सिर्फ 16 साल की लड़की को मारने के लिए पैसे क्यों देगा। पर उसे ये बात अच्छे से पता होती है जब तक पोल्का नहीं मर गया तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। पोल्का भागता भागता थक जाता है और वो महसूस करता है कि ये नया शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं है, सिर्फ भागने में उसका दम फूल जाता है। इसके अलावा उसके जादू का भी कोई असर नहीं लग रहा होता है और वो सोचता है कि अब क्या करे, क्योंकि एक भी जानलेवा अटैक उसकी मौत का कारण बन सकता है। तभी अचानक मिसाकी उसके पीछे आ जाती है और इस बार वो अपनी चुड़ियान उछलती है। पोल्का मुश्किल से उनसे बचता है और मिसाकी को उसका घबराना बहुत ही मजेदार लगता है और वो हंसते हंसते
होते पोल्का पर एक और हमला कर देती है। पोल्का अपना बचाव करने की कोशिश करता है पर मिसाकी का अटैक को रोकना उसके बस से बाहर रहता है। वो भागने की कोशिश करता है पर तभी वो गिर जाता है और इसका फायदा उठाकर मिसाकी एक छुरी से उसकी टांग में घुसा देती है। दर्द के बावजूद पोल्का उठता है और छुरी को खींच कर निकालता है और उसे मिसाकी की तरफ फेंक देता है। मिसाकी इस बात से बहुत ही प्रभावित होती है। वो मजाक में कहती है तुम मुझे डरा रहा है पोल्का, अगर ऐसे ही चला तो मैं कहीं तुझे पसंद ना कर बैठूं। पोल्का एक अजीब से कमरे में पहुंचता है और वो सोचते ये जगह किस काम की है, पर तभी मिसाकी उसके पीछे आ जाती है और एक और छुरी फेंकती है जो सीधा पोल्का की टांग में लगती है जिसे वो जमीन पर गिर जाता है। मिसाकी हंसी के साथ बताते है कि जगह पहले यह पूजा की एक्सोर्सिज्म ग्राउंड के रूप में यूज होती है। उस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भी भूतों की आत्मा भटकती है, इसलिए लोग यहाँ से आने से डरते हैं। पोल्का एक अफवाह को सच मानता है। वो अपनी इविल आई का यूज करता है और उस जगह पर भूतों की आत्मा को देख पाता है। उसको एहसास होता है कि इविल आई सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति है। मतलब ये कि वो अब भी इस शक्ति का उपयोग कर सकता है और मिसाकी उसे मारने वाली होती ही है। और तभी पोल्का उस जगह की आत्माओं की शक्ति को खुद में समेट लेता है। अचानक ही एक विशाल और भयानक राक्षसी हाथ प्रकट हो जाता है जो सीधा मिसाकी के अंदर घुस जाता है और मिसाकी की तुरंत ही डेथ हो जाती है। दूसरी दुनिया में क्रॉसगोड को हरा दिया दिखाया जाता है पर सेगुरा इस बात पर शक करता है। उसको लगता है कि क्रॉसगोड की आत्मा कुछ ज्यादा ही जल्दी गायब हो गई। उसका साथी बताता है कि अब उसकी आत्मा उसकी दुनिया में नहीं है, पर फिर भी सेगुरा के मन में शक बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्रॉसगोड कभी भी एक सुखद और शांत जीवन नहीं जी पाया और इसका असली वजह था उसका इविल आई। उसके अपने माँ बाप ने उसे कोर्ट सोर्सरर्स के हाथों बेच दिया जहाँ उसे एक कठोर नेक्रोमेंसर की ट्रेनिंग दी गई। उसने अपनी जिंदगी कई साल भयंकर युद्धों में गुजार दिए, मौत और तबाही का एक और नया इतिहास रचते हुए। लेकिन उसके दिल के कोने में हमेशा एक ही सपना था, सिर्फ और सिर्फ शांति। किस्मत में एक पल के लिए नहीं सही लेकिन उसे कुछ सुकून दिया और इंसानों के बीच में शांति से जीने लगा और एक सच्चा प्यार भी मिल गया उसे। पर ये सुख ज्यादा समय तक नहीं टिका। जिस समाज ने उसे अपनाया था वही उसका दुश्मन बन गया। सोजर्स ने नेक्रोमेंसर का शिकार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये लोग मरी हुए आत्माओं का गुलाम बनाकर उनका दुरुपयोग करते हैं। दुख तभी और ज्यादा गहरा हो गया जब सोजर्स ने उसके करीबी लोगों का कत्ल कर दिया। जो लोग उसके लिए सब कुछ थे उनकी जान एक पल में ही चली गई। ये सब देखकर उसका गुस्सा एक ऐसी जगह में बदल गया जो कि सदियों तक भटकती रही। बदले की आग में जलते हुए उसने अनगिनत दुश्मनों का सफाई कर दिया। कोई वीराना बन चुकी पुरानी कोड़ी के माई में छुप गया जहाँ वो अपनी शिकार को तब तक सताता था जब तक कि उनकी चीखें शांति के कोने में नहीं खो जाती थी। पर चाहे जितने भी लाशों का ढेर गिरा दे, जितनी भी खून बहा दे, उसके दिल में शांति और प्यास हमेशा वैसी ही बनी रही। सदियां गुजर गई पर सुकून उसके नसीब में नहीं था और मौत भी उसके पास आने से कतराती थी। इसलिए उसने इंतजार किया किसी ऐसे इंसान का जो कि उसे हरा सके ताकि वो एक नए शरीर में जन्म ले और फिर से शांति ढूंढ सके। वापस आज के वक्त पूरे पोल्का हैरान होकर ये देखता है कि मिसाकी अब मर चुकी है। वो उससे सवाल पूछते हैं लेकिन उसके मन में एक और टेंशन होती है। अगर पुलिस ने मिसाकी की लाश को देख ली तो वो जरूर उसका पीछा करेंगे। इस पूरी घटना को कुरुया अपने ड्रोन की मदद से देख रहा होता है। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा होता है उसे देखकर उसका दिमाग चकराने लगता है। क्या वो जो देख रहा है वो हकीकत है या फिर कोई भयंकर सपना। तभी उसका फोन बजता है। टेरिसा जो उसकी बॉस है उसे मिशन में देरी होने का कारण पूछती है। बिना वक्त लगाए कुरुया जो भी अभी कुछ हुआ था उसका एक वीडियो क्लिप टेरिसा को भेज देता है। एक और फ्लैशबैक में हमें मिसाकी की कहानी पता चलती है। उसके माँ बाप उसे बहुत ही बेहद प्यार करते थे, एक बेहतरीन बचपन दिया था पर उसकी जिंदगी एक ही पल में बर्बाद हो गई जब उसके सामने एक आदमी जिसका नाम गैनवा था उसके माँ बाप की हत्या उसके सामने कर दी। उस दिन से मिसाकी के अंदर सिर्फ एक ही इरादा था, बदला लेना। उसने अपने आप को एक कातिल बनाने की ट्रेनिंग दी सिर्फ इस वजह से ताकि वो गैनवा को ढूंढ सके। जब वो उस तक पहुंची तो उसने सिर्फ उसे मार ही नहीं डाला बल्कि उसे इतनी तकलीफ दी कि मौत भी उसके लिए रहमत मांगने लगी। पर ये सब करते वक्त उसे एक अजीब सी बात महसूस की। ये बदले की भावना नहीं थी जो उसे मारने पर मजबूर कर रही थी, बल्कि ये तो एक अलग ही तरह का सुकून था। उसे मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। वैसे भी जो लोग शिकार बनते थे वो खुद बुरे लोग होते थे। फिर एक दिन उसे पोल्का को मारने का एक नया मिशन मिलता है लेकिन इस बार उसका उद्देश्य कुछ अलग था। वो ये समझना चाहती थी कि एक सीधे साधे निर्दोष इंसान को मारने का एहसास कैसा होता है। जैसे ही वो पोल्का को एक पुनर्वार से जोर से मार देती है उसे एहसास होता है कि ये भी उतना ही मजेदार था जितना कि एक बुरे आदमी को मारना। पर धीरे धीरे उसका मन एक सवाल उठाने लगता है, क्या वो एक बेकार इंसान है? कहीं उसका जीवित रहना बेकार तो नहीं है? वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से कुरिया बोल रहा होता है ये प्राइवेट अब भी जिंदा है। वापस के वक्त में साथी होश में आती है पर जैसे ही वो उठती है वो देख कर चौंक जाती है कि उसके शरीर के घाव बिल्कुल भर चुका है। पोल्का उसे बताता है कि वो असल में मर चुकी है लेकिन उसने उस पर एक शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया जिससे कि वो पुनर्जन्म हो गया उसका। तभी अचानक एक ग्रुप उन दोनों को घेर लेता है लेकिन तभी भीड़ में से टेरिसा सामने आती है। वो मिसाकी के करीब आकर उसे गले लगा देती है जैसे वो चेक करना चाहती है कि क्या वो अब भी जिंदा है। पर जैसे ही वो उसकी नब्ज को चेक करती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिसाकी की धड़कन चल ही नहीं रही होती है। पोल्का बहुत ही शांत होकर कहता है कि अब वो एक ज़ॉम्बी है। इसके 40 मिनट पहले कुरुया ने टेरिसा को पोल्का की लोकेशन भेज देती है। अरिसा वहाँ पर पहुँचती है और पोल्का से पूछती है कि उस जगह पर जो सिरिंज दिख रहे हैं वो क्या है। उस वक्त पोल्का अपने जादू से मिसाकी का इलाज कर देता है और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। पोल्का उन दोनों से सीधे पूछता है तुम लोग कौन हो और
तेरेसा बिना झिझक के जवाब देती है कि वो सब मिसाकी के दोस्त है। पोल्का उसे देखता है और शांत स्वर में कहता है कि उसके दिमाग और आत्मा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उसे वापस जिंदा रखने के लिए रेजरेक्शन मैजिक चाहिए। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते सच में चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। पोल्का नहीं चाहता कि लोग इस बात को सच माने और चाहता है कि सबको लगे कि कुछ भी अभी जो हुआ है वो सिर्फ गलतफहमी या कोई भ्रम है। इसलिए वो उन सभी को धमकाता है कि अगर वो उसे परेशान करेगा तो वो अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। तुरंत ही सब अपनी बंदूक उसके ऊपर तान देते हैं, लेकिन पोल्का उनमें से एक को बिना किसी कष्ट के एक बड़े से स्केलेटन में हाथ से दबा देता है और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो बिना मैजिक के इंसान कितने कमजोर होते हैं। तभी अचानक एक और टाइम का सिग्नल मिलता है। एक बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है। पोल्का का ईवी लाइट तुरंत उस जगह की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी चेरिसा की एक साथी तलवार से उस आग को काट देती है। चेरिसा पोल्का को बताती है कि वो बिल्डिंग के अनाथ बच्चों के लिए सेफ हाउस है। ये सुनकर पोल्का थोड़ा रुकता है और उसके मन में एक पुरानी जिंदगी की यादें ताजा हो जाती है। उसके वो प्यारे बच्चे जो उसके करीब थे, जिन्हें दुनिया ने छीन लिया था। एक पल के लिए वो वापस क्लोज स्कूल बन जाता है और बिना कुछ सोचे हेल्प करने का फैसला करता है। वो रुइया का डोंग रास्ता दिखाता है और पोल्का अपने मैजिक का इस्तेमाल करके शहर पर ऊपर झूलने लगता है, ठीक ढंग से तेजी से आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसका ईवी लाइट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वो देखता है कि अंदर कई बच्चों की जीवन शक्ति अब भी मजबूरी से जल रही है। एक बड़ी से स्केलेटन आर्म का इस्तेमाल करके वो सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप की आत्माओं को भी देख पाता है, जो कि अब तक बच्चों के साथ है। पोल्का उन आत्माओं से पूछते क्या तुम अपने बच्चों को बचाना चाहोगी? जब उन आत्माओं का जवाब हाँ होता है तो पोल्का उनके लिए नए स्केलेटन बॉडीज बनाता है और फिर शुरू होता है एक अलग ही नजारा। वो स्केलेटन बॉडीज तेजी से बच्चों को उठाकर एक बड़े से स्केलेटन हाथ पर डाल देती है, जो उन्हें नीचे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। पोल्का ने सबको बचा लिया होता है। वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक बड़ी प्रॉब्लम और आ चुकी थी। पोल्का के स्केलेटन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। सब लोग चिंतित है और कंफ्यूज और डर गए होते हैं। उन्होंने यह सोचने लगते हैं कि पोल्का आखिर कौन है, एक मोस्टर या फिर एक फरिश्ता। वो सोचते है कि मिसाकी की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अनाथ बच्चों की जान बचे तो क्या इसका मतलब कि पोल्का उनसे अलग है? चारिसा भी यही सोचती। कुरोया उसे कहता है कि तुम्हें पोल्का से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो एक मोस्टर है। चारिसा एक छोटी सी हंसी हंसती और कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो, वैसे भी मिसाकी अब उठने वाली नहीं वापिस के वक्त में। पोल्का चुप चुप कर एक सवाल सोच रहा होता है कि इस दुनिया में अब भी बच्चे दुख उठा रहे हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकता हूँ? चारिसा उसे सीधा पूछती है कि तुम्हारे लिए शांति का मतलब क्या है? फिर एक हंसी के साथ कहती कि मेरे लिए शांति का असली मतलब है बहुत ही सारा पैसा। और पोल्का से उसके गोल के बारे में पूछती और पोल्का एक गहरी सोच में डूब जाता है और जवाब देता है मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद से मैं अपने नेक्रोमेंसी स्किल से पैसे कमा सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा और एक जगह हो तो शायद से मैं शांति पा सकता हूँ। वो पोल्का से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद से तुम पहले इंसान हो जिसे हमने माना था, लेकिन अब लगता है कि तुम कुछ और हो। तुम मेरे टीम में हो, मैं तुम इस दुनिया के साथ एडजस्ट होने में मदद करूंगी। इस बीच पोल्का की स्केलेटन की वीडियोस अब तक इंटरनेट पर वायरल हो चुकी होती है। मिसाकी ये सब देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। पोल्का अपने नए स्केलेटन का इस्तेमाल फर्नीचर उठाने और नए घर में शिफ्ट होने के लिए करता है और फिर वो सब चिढ़ मारने लगती है। मिसाकी को लेकर हंसने लगती है और वो कहती है यार सोचो जो इंसान मुझे मार अब मैं उसके साथ चिढ़ मार रही हूँ। ये तो लाइफ का एकदम नया एक्सपीरियंस है। उसके लिए ये एक नया थ्रिल था, क्योंकि उसने कभी भी खुद की मौत का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तभी पता चलता है कि चारिसा इस बिल्डिंग की मालिक है और इसका नाम है टोस्टर बिल्डिंग। ये नाम सुनते ही पोल्का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो बात और ज्यादा हैरान करने वाली होती है वो ये कि ये बिल्डिंग असली में भूतों से भरी हुई है। ये सब देखकर पोल्का के दिमाग में एक और थॉट आता है क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ के जानवर उसी तरह लग रहे जैसे कि उसकी पुरानी दुनिया में थे। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो यही कि ये जगह प्लेयर ढंग से बिल्कुल अलग है और लोग उसका पीछा करते थे जो लोग उसे एक मोटिवेशन मानते थे, और यहाँ का ऐसा कुछ भी नहीं है। पोल्का सोचते कि अगर उस इंसान को ढूंढे जिसने कि उसकी जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो शायद से शांति मिल सके। चारिसा को उस इंसान का नाम पता है, लेकिन घर चुप रहना पसंद करती है। वो सिर्फ इतना कहकर टाल देती है कि तुम उस बिल्डिंग का जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। पोल्का अब डिसाइड करते है कि उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कम से कम एक बात तो पक्की है कि चारिसा अब उसका सुपारी नहीं लगाने वाली है। लेकिन तभी कुरोया एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। चारिसा एक सिर्फ इंटरमीडिएरी नहीं है, वो लोग भी है जो कि असासिन्स को कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वो मानते हैं कि ज्यादातर लोग पोल्का को मार नहीं सकते, लेकिन एक नया नाम उसके दिमाग में आता है लेमेंस, लेकिन सिर्फ उस थॉट को साइड में रख देता है। तभी एक और बड़ी बात सामने आती है। कुरोया सोचते है कि मिसाकी को वापस लाना सही डिसीजन था। पोल्का बिना किसी शर्म के रिवील करते है कि जो बॉडी पहले उसकी थी उसका असली मालिक चाहता था कि मिसाकी को माफ कर दिया जाए। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उस मालिक की आत्मा अब दोनों में बस चुकी है। पोल्का के पास एक अजीब सी पावर है और लोगों की आत्मा को अपने नए वसत में बसा सकता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के कहते हैं कि इंसानों की जिंदगी मेरे लिए बस एक खेल की तरह। ये सुनकर कुरोया और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, ये बंदा मुसीबत खड़ी करने वाला है। पोल्का अब पैसे कमाने का तरीके ढूंढना चाहता है। वो सबसे पूछते कि यहाँ पर क्या काम मिल सकता है। मिसाकी बिना सोचे समझे एक थोड़ा डार्क सजेशन देती है, असासिनेशन। तुम इसके लिए एक्सपर्ट हो क्योंकि तुमने मुझे एक पल में मार दिया था। तभी एक आदमी उनके पास आता है जो मिसाकी से मिलना चाहता है। वो घबराहट में उनसे हेल्प मांगते हैं क्योंकि एक और गेंदी हिटमैन उसे मारने आ रहा है। मिसाकी को में कहती
है कि मैं अभी एक और काम में बिजी हूँ। तभी पोल का बीच में बोल पड़ता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर मिसाकी भी अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। उन्हें पता चलता है कि हिटमैन एक पुराने वेयर हाउस में छुपे हैं और वो लोग पहले जेमिनी के लिए काम करते थे। मिसाकी बिना किसी देरी के सीधा वेयर हाउस की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचती एक अचानक अटैक का शिकार हो जाती है। वो फाइट बैक करती, इतने कमजोर लोग मुझे मारना चाहते, लेकिन तभी उसे पीठ पर गोली मार दी जाती है और ये गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो कि उससे हेल्प मांगने के लिए आया था। वो आदमी फाइनली अपनी असली सच्चाई रिवील करता है। हम यहाँ पर जिम्बा का बदला लेने के लिए आए हैं। वो अपनी टीम से मिसाकी को खत्म करने का ऑर्डर देता है और कभी जैसे ही वो अपने मुंह को मोड़ता है उसकी नजर पोल्का पर पड़ती है। पोल्का एक अजीब से शांति के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जैसे उसके एक्सप्रेशन में एक पल की भी टेंशन नहीं होती। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसे भी मिसाकी नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन वो एक ठक्का कर पकड़ देती है। पोल्का अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में कहता है कि मिसाकी एक ज़ॉम्बी है और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम उसे एक गोली में खत्म कर दोगी। और फिर मिसाकी उठती है बिल्कुल बिना पेन के, और जैसे ही उठती एक तक हवा में उछाल देती है। तभी कुरुया का कॉल आता है। पोल्का, तुझे पहले से पता था ना ये ट्रैप है? पोल्का बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, नहीं मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर एक और ठंडा और तीखी जवाब देता है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उस आदमी के साथ बच्चों की आत्मा चिपक चुकी थी। पोल्का अपनी बड़ी बड़ी स्केलेटल आर्म्स को समन करता है और उन सारे गुंडों को ब्लेंडर में दबा देता है। इसके साथ ही बच्चों की आत्मा शांति पा लेती है। उसके बाद मिसाकी एकदम चिड़चिड़ी करती है, क्योंकि उसके सारे शरीर के ब्रश एकदम ऑलरेडी हील हो चुके होते हैं। इस पूरे सीन को देखकर कुरिया के दिमाग में एक सवाल आता है, अगर पोल्का इंसानों की जिंदगी को सिर्फ एक खेल की तरह देखता है तो उसने बच्चों की आत्मा की बात क्यों की? पोल्का बिना किसी हेजिटेशन की एक अजीब सी बात कहता है, मुझे इंसानों की जिंदगी की फिक्र है, क्योंकि ये सब बच्चों को खुश कर सकती है। ये बात सुनकर कुरिया को एक रियलिटी चेक मिलती है। उसे लगता है कि पोल्का और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते, पर ये बंदा ये तो एक अजीब सी फिलोसफी फॉलो करता है। तभी जिम्बा के बच्चे गैंग के लोग बदला लेने की सोचते हैं। वो अपना आर्मोरी को दे और वेपन्स लेकर रेडी होते, लेकिन उससे पहले लेमिक्स उनको अटैक कर देता और एक एक करके पूरे गेम का सफाया हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का एक किताब पढ़ रहा था जो कि वैम्पायर्स के बारे में होता है। वो कैजुअली मिसाकी से कहते हैं कि मेरी दुनिया में वैम्पायर्स असली होते थे। मिसाकी की आंख चमक जाती। पोल्का एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है, अगर मेरे पास काफी माना हो तो मैं तुम्हें भी एक वैम्पायर बना सकता हूँ। ये सुनकर मिसाकी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि सच में मैं कितनी कूल लगूं। मीना दूर का से एक फोन कॉल लेती है, वही किरण जिसने पोल्का की सुपारी दिया था। उससे कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करना चाहता है, लेकिन चारिसा डिसाइड करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही हूँ। दूसरी तरफ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, कोजाबुरो। एक बार के लिए 60,000 सेन देने होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी एक नशे में चूर आदमी सुगाकी बास में फ्रॉड होने की बातें करता है और चारिसा को ढूंढने निकलता है। वापस पोल्का के रूम में और मिसाकी को समझाता है कि उसका नया अंडर बॉडी काफी यूनिक है, तुम्हारा बॉडी आपको रिपेयर हो सकता है, वैसे नहीं होगा और तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम कभी भी सीरियस एंजरी में हो तो रूममेट खा लेना। और सबसे अजीब बात, तुम्हारी चढ़ाई में आप पैरालाइज कर चुकी है। मिसाकी एकदम इंटरव्यू हो जाती है, चलो ट्राई करते हैं। वो बिना सोचे समझे पोल्का के हाथ में एक तेज बाइट कर देती है। पोल्का एक सेकंड में दराम से नीचे गिर जाता है। मिसाकी मजाक में कुरुया से पूछती है, तुम भी ट्राई करोगे? कुरुया तुरंत पीछे हट जाता है, अरे रहने दे, तो पूरी मोस्टर बन चुकी है। ये बात सुनकर पोल्का सडनली सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक पुराना चेहरा आता है, वो हीरो जिसने उसे पहले हराया था। क्या इस दुनिया में भी कोई उसके जैसा होगा? तभी पुलिस को पोल्का के अटैक वाले एरिया को पता लग जाता है। लेविन सडनली अपीयर होता है और बारबरम को तोड़ देता है, जिसमें गार्ड्स दब चुके होते हैं। पुलिस आवाज सुनते तुरंत सीन पर पहुंचती है और उन्हें सारे गुंडों की बॉडीज मिलती है। दूसरी तरफ कोजागुरो अब तक उन लोगों की पिटाई कर चुका होता है जो कि उसे धोखा देने वाले थे। उसी वक्त उसके पास एक फोन कॉल आता है। सुगाकी जो बार में था उसके पास भी एक कॉल आता है जो कि बिना सोचे समझे तुरंत निकल जाता है। वापिस पोल्का के पास रियलाइजेशन पर पहुंचता है, ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से अलग नहीं है। कुरुया कैजुअली मेंशन करता है कि वैसे तुमने आज काफी लोगों को मार दिया, लेकिन पोल्का एक और रियलिटी रिवील करता है, नहीं वो अब भी जिंदा है, लेकिन हो सकता है कि अब तक जो बाउंडर के अंदर थे वो अब तक पागल हो चुके हो। तभी कोजाबार और सुगाकी उस जगह पर पहुंचते हैं। वो बॉडीज को देखते हैं और वो कोई नॉर्मल बॉडीज नहीं होती है और इंसानों के जैसे नोट्स बने होते, एक अजीब और टेरिफाइंग दिखने वाले से। तभी रिवील होता है कि ये दोनों स्पेशल पुलिस फोर्स के डिटेक्टिव्स हैं। पुलिस स्टेशन में हमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, सुगाकी और कोजाबार पर्सनल केसेस हैंडल करने में एक्सपर्ट है। सुगाकी बताता है कि अभी भी 3 सस्पेक्ट्स भाग हैं, ग्रीम रिपर्स, फायर ब्रेकिंग बग्स और लेमिंग्स। और ये भी बताता है कि इंसिडेंट के सिर पर उन्हें लेमिंग्स के फुटप्रिंट्स मिले जो कि बड़ा क्रू हो सकता है। साथ ही वो उसमें बच्चों को बचाने वाले स्केलेटल केस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कनेक्शन फायर ब्रेकिंग बग से हो सकता है जिसमें जानबूझकर आग लगाई थी। टीम ये सोचती रिसर्च से दोनों एजेंट्स कनेक्टेड है और उनकी अजीब नेचर के बावजूद सुगाकी सभी को पैनिक न होने के लिए कहता है। वो सभी को याद दिलाता है कि जितने भी क्रिमिनल्स अब तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ नॉर्मल इंसान ही नहीं रहे, तो शायद से सस्पेक्ट्स तभी
कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरी तरफ पोर्का एक नए प्लान पर काम कर रहा होता है। वो अपनी बॉडी के ओरिजिनल ओनर की सोल को एक स्टफ्ड एनिमल के अंदर डाल देता है ताकि कुरुया अपने ड्रोन का यूज फिर से कर सके। ये अजीब प्रोसेस होती है, लेकिन पोर्का के लिए सब कुछ नॉर्मल है। पोर्का ओरिजिनल पोर्का से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि वो इसकी भरपाई करेगा जो भी पॉसिबल होगा। मिसाकी स्टफ्ड एनिमल को देखते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसे बहुत ही क्यूट लगता है। जैसे ही वो उसे हक करते स्टफ्ड एनिमल लाल पड़ जाता है। कुरुया हैरान होता है कि स्टफ्ड एनिमल क्या करना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। तब पोर्का बताता है कि वो इसके लिए ह्यूमन वोकल कोड बना सकता है ताकि वो बोल सके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके पास उतनी माना नहीं है जो ये बोल सके। तब पोर्का एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहते हैं कि एक नेगोमेंसन होने के नाते माना को बढ़ाने के लिए गोश्त का एक्सोरिजस किया जा सकता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो सोर्स इस बिल्डिंग में वो माना के लिए अच्छा सोर्स है, और अगर वो चाहे तो उसकी एनर्जी को ले सकता है। लेकिन कुरुया कहता है कि ऐसी और कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें कि इतने सोर्स हो। तब पोर्का कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया के जेमस्टोन्स माना के और भी बड़ा सोर्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। फिर वो एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं जहाँ पोर्का जेमस्टोन प्राइस देखकर हैरान हो जाता है। उसके लिए ये शॉकिंग बात होता है क्योंकि इस दुनिया में जेमस्टोन काफी चीप होते हैं और यहाँ इतने महंगे हैं। उसका प्लान होता है कि वो पैसा जोड़कर पूरी शॉप के जेमस्टोन्स खरीदेगा ताकि उसके पास एक बड़ा माना सोर्स हो। लेकिन शॉपकीपर उसे बताता है कि उसके सारे जेमस्टोन लेने के लिए उसको लगभग 4 बिलियन येन चाहिए होंगे, जो कि ह्यूज अमाउंट है। स्टोर से निकलने के बाद मिसाकी उससे पूछती है कि उसने बस जेमस्टोन से मारा क्यों नहीं निकाला बिना उसे खरीदे। तो पोर्का बताता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो जेमस्टोन बिल्कुल बेकार हो जाते और उनकी वैल्यू खत्म हो जाती, जो शॉपकीपर के लिए अनफेयर होता। पोर्का को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तभी अचानक कोजागुरु उसके सामने आता है और बिना किसी बोनी के ड्रोन को पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सुबह की फैमिली बार में चरिसा से मिलता है और उसे ह्यूमन नोट्स और बुल्डिंग फाइल के बारे में बताता है। वो जानना चाहता है क्या चरिसा ग्रुप इन केसेस में इन्वॉल्व है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। इधर कोजागुरु अपनी हरकत पर माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रोन कुरुया कंट्रोल कर रहा है। वो कुरुया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्का बीच में आकर कहता है कि कुरुया उसका दोस्त है और उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये सुनकर कोजागुरु कुरुया को कम कहने लगता है और पोर्का से कहता है कि उसे कुरुया से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके लायक नहीं है। पोर्का को अपने पास लाइफ की और दोस्तों की याद आती जो कि मार दिए गए थे। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें आ जाती जो कि उसके अंदर एक गुस्से की लहर भर देती है। वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे कि वो कोजागुरु के ड्रोन को छीन लेता है। कोजागुरु ये देखकर क्यूरियस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि पोर्का के बारे में और जानना चाहिए क्योंकि अभी जो उसने देखा वो नॉर्मल नहीं था। कुरुया सभी को वार्न करता है कि कोजागुरु बहुत ही डेंजरस आदमी है। उसने अपने आंखों से देखा है कि कैसे कोजागुरु ने अकेले एक पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। वो पोर्का से कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएगा। लेकिन कोजागुरु पोर्का से और सवाल पूछने लगते जो कि कुरुया को और ज्यादा परेशान कर देता है। उसे डर होता है कि अगर पोर्का ने चरिसा से अपने कलेक्शन के बारे में कुछ बता दिया तो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है जो कि सभी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इससे बचने के लिए कुरुया तुरंत कोजागुरु को कॉल करता है और उससे कहता है कि पोर्का और मिसाकी सिर्फ उसके गेमिंग बडीज है और उनका किसी भी डेंजरस चीज से कोई लेना देना नहीं है। फिर अपने ड्रोन्स को कोजागुरु के चारों तरफ घुमाने लगता है और धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा गलत किया तो उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी जिसमें दिखेगा और इनोसेंट बच्चों को डरा रहा है। लेकिन कोजागुरु बिना किसी टेंशन के सिर्फ मुस्कुराता है और कुरुया को पोकी बोलता है और एक शॉकिंग बात रिवील करता है। कुरुया ने कभी अपनी जान बचाने के लिए अपने पुराने दोस्तों को धोखा दिया था। इससे पहले की सिचुएशन और भी खराब हो मिसाकी अचानक कोजागुरु के पीछे आकर उसे जोर से गिरा देती है। वो मस्करी में कहती कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए एक क्लिप से बच रही है। फिर बिना किसी देरी के वो पोर्का के साथ वहाँ से भाग जाती है। कोजागुरु उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता क्योंकि पोर्का ने अपने स्केलेटन आर्म को यूज करके एक स्मार्ट स्टेप प्लान बना लिया था। उनकी ये चालाकी कोजागुरु को कंफ्यूज कर देती है। जब सब सेम जगह पर पहुंच जाते हैं तब कुरुया पोर्का से एक सच्चाई एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि कोजागुरु जो कह रहा था वो सच था। अगर कभी उसकी जान खतरे में आई तो वो अपनी जान बचाने के लिए सीक्रेट्स रिवील करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन पोर्का इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता। वो कुरुया से कामिल कहता है कि उसकी जान सीक्रेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे अपनी सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कोजागुरु एक ऑफिसर के पास जाता है और मिसाकी के फुटप्रिंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जैसे ही ऑफिसर फुटप्रिंट का एनालाइज करते हैं वो तुरंत पीछे हट जाता है कि ये वही फुटप्रिंट है जो कि ह्यूमन कोर्ट की स्टेशन पर मिला था। ये बात कोजागुरु को और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि अब ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। एक वेंडर ऑफिसर उसकी एक्साइटमेंट को देखकर और बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि उसने भी लेमिंग्स को अपनी आंखों से देखा था। उसका कहना है कि जब तक लेमिंग्स का नॉन स्टॉप बुढ़िया चला रही थी तभी लेमिंग्स ने बियर के उन सभी को हरा दिया था। ऑफिसर को शक है कि कोई भी इजीली लेमिंग्स को नहीं हरा सकता, लेकिन उनके पास आज सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, स्पेशल डिवीजन। लेकिन किसी को भी नहीं पता होता है कि लेमिंग्स तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही छुपा होता है, बिल्कुल इनविजिबल। वो क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन करता है और मिसाकी के फुटप्रिंट का फोटो चेक करता है जैसे वो किसी बड़े प्लान में लगा हो। वहीं दूसरी तरफ सुबह की एक बार में बैठा होता है और नशे में डूबकर अपनी पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बातें कर रहा होता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के स्केलेटन और बिल्डिंग फायर के केसेस का भी जिक्र करता है। चरिसा और उसकी टीम ये
समझ जाती है कि सुबाकी जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि उन्हें प्रूफ कर सके, लेकिन उन्हें लगता है कि सुबाकी को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे सकती वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बाल की लड़कियां सोचती है कि शायद से उन्हें पोल्का को वार्न करना चाहिए, लेकिन तभी पोल्का खुद ही वहाँ बार में पहुंच जाता है और सुबाकी तुरंत उसकी तरफ ध्यान देता है। इसी बीच उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें ह्यूमन कोड के केस इन्वॉल्व और शख्स का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है उसे समझ में आता है कि वो मिसाकी से मैच करता है। इसी वजह से वो पोल्का और मिसाकी को ऑफिसर टाइम स्पेंड करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें और अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इधर कुरु या बार के बाद उजाबोरो को देख रहे थे जो कि वहीं आने वाला होता है। उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि अगर उजाबोरो अंदर आ गया तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत पोल्का और उसके टीम को वार्न करता है कि वो वहाँ से निकल जाए वरना सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि उजाबोरो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो बिना किसी टेंशन के ग्रुप में शामिल हो जाता है और सुबह की अपने कैजुअलिटी आता है कि उन्हें बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन तभी अचानक से रूम का माहौल बदल जाता है और हर जगह अंधेरा छा जाता है। पोल्का और मिसाकी तो डिटेक्टिव्स की नजरों से बचने के लिए एक कोहरे में छिप जाते हैं। चारिसा ये कहकर सफाई देती है कि उसके किसी भी ट्रिक का नतीजा नहीं है। इसी बीच पोल्का अपने नाइट विजन का यूज करता है और अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छत पर पड़ती है उसका चेहरा एकदम झट पड़ जाता है और वहाँ लेमिंग्स लटका हुआ होता है। चारिसा एक कैंडल जगाती है और जैसे ही रोशनी होती है लेमिंग्स एक पावरफुल इंटरेस्ट देता है। जैसे वो रहने के लिए तैयार हो चारिसा समझ जाती है कि वो यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया, लेकिन उजाबोरो एक मिनट भी नहीं घबराता। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है क्यों ना लेमिंग्स को खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो एक वांटेड क्रिमिनल है। उनका अपने इविल आई एक्टिव करता है और उसे लेमिंग के चारों तरफ अनेक आत्माएं दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये सब वही लोग हैं जिसे लेमिंग्स ने मारा है। तभी लेमिंग्स ऑब्स्टेकल अटैक कर देता है और उन्हें एक रैंडोन की तरफ उड़ाकर फेंक देता है। उजाबोरो भी पूरा जोर लगाता है लेकिन उसके अटैक से लेमिंग्स पर कोई असर नहीं डाल पाती। लेमिंग्स उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता जैसे कि उसके लिए कोई चैलेंज ही ना हो। तभी लेमिंग्स तेजी से मिसाकी की तरफ दौड़ पड़ता है और उसे उठाकर ले जाता है। पोल्का चाहता है कि वो अपनी बॉल्स का यूज करके मिसाकी को वापस ले आए, लेकिन उसे डर होता है कि अगर उसने मैजिक का इस्तेमाल किया तो उससे उसका राज जान पाएंगे। इस बीच उजाबोरो भी लेमिंग्स का पीछा करता है लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाता। पोल्का ऑब्जर्व करता है कि लेमिंग्स एक इंसान है लेकिन उसने अपनी बॉडी को बायों में ह्यूमन लिवर्स पोस्ट किया बिल्कुल सरगुरा की तरह। उसे ये भी समझ में आता है कि वो लेमिंग्स को नहीं रोक सकता, फिर भी वो अपने मैजिक को उसका अटैक करने की कोशिश करता है। सुबाकी को पोल्का की मैजिक दिखाई देती है और वो हैरान हो जाता है ये आखिर क्या चीज है, लेकिन तभी चारिसा अपनी कैमरा रोशनी दबाकर फिर से अंधेरा कर देती है ताकि पोल्का और मिसाकी एस्केप कर सके। पोल्का अपनी स्केलेटन आर्म का यूज करके मिसाकी को पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें अब भागना चाहिए, लेकिन सुबाकी अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर देता है जिससे कि उससे पोल्का की स्केलेटन आर्म क्लियरली दिखाई दे जाती है। तभी लेमिंग्स पोल्का पर चार्ज करता है लेकिन पोल्का उस पर एक स्टोन स्पेल डालने की कोशिश करता है, लेकिन सोकेनी लेमिंग्स भी अंधेरे में देख सकता था। लेमिंग्स तेजी से पोल्का की स्केलेटन आर्म को तोड़ देता जो कि मिसाकी को पकड़ गई थी। मिसाकी पैनिक में आ जाती जैसे ही उसके और पास आता है, लेकिन तभी लेमिंग्स उसके कान में कुछ सॉफ्टली बोलता है और उसके बाद वो दोनों कैजुअली बात करने लगते जैसे कोई कार्ड हो ही नहीं रही है। मिसाकी तुरंत एक और प्लान बनाती है और लेमिंग्स को अपनी बाइक से पैरालाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बैंडेज को नहीं काट पाती। इसी वजह से वो एक और ट्रिक यूज करती है, वो एक छोटा फोर्क निकालती है जिसमें उसका सलाइवा लगा होता है और लेमिंग्स के पैरों में घुसा देती है। जीरेट एक काम कर जाता है और लेमिंग्स मोमेंटरी ब्लेस्ड हो जाता है। यही चांस देखकर पोल्का लेमिंग्स के आसपास जो आत्माएं थी उसका यूज करके एक बड़ा स्पेल कास्ट करता है। उसका मैजिक एक रिसर्च स्केलेटन को समन कर देता है जो कि लेमिंग्स पर अटैक करता है। लेमिंग्स समझ जाता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेमिंग्स सीधा अपने बॉस कुरो के पास पहुँचता है और उसे रिपोर्ट देता है कि जिनवा पहले ही मर चुका था और पोल्का अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ कुरिया शौक में होता है पोल्का और मिसाकी एक ऐसे इंसान से मिलकर अभी भी जिंदा है जो कि लेमिंग्स जैसा पावरफुल है। उसे फाइनली समझ में आता है कि लेमिंग्स का नाम लेमिंग्स क्यों पड़ा, क्योंकि वो एक चूहे की तरह बिना किसी रुकावट के कभी भी कहीं पर घुस जाता है। इस बात के बाद पोल्का मिसाकी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन मिसाकी सिर्फ स्माइल करती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पोल्का ने भी उसके लिए कई बार ये सब किया। पोल्का अपने मास्टर की एक बात याद करता है, अगर तुम चाहते हो कि लोगों की मदद करो बिना इसके सोचे कि कितनी देर तक तुम्हारे पास समय है, क्योंकि वो एक नेक्रोमेंसर है और उसकी लाइफ बहुत ही लंबी होने वाली है, तो उसे बस वही करना चाहिए जो कि उसका दिल चाहता है बिना किसी लिमिटेशन के। यही सोचकर पोल्का अपनी दोस्ती और जिंदगी का मजा लेना चाहता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है क्योंकि वो उनके साथ एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करना चाहता है। पोल्का एक नई बिजनेस की शुरुआत करने का फैसला करता है जिसमें अपनी मैजिक का यूज करके पैसा कमाएगा और डेमोन्स्ट्रेट कर देगी कैसे वो आत्मा को एक पैर में पोजेस करवा सकते हैं ताकि वो अपने विचार खुद लिख सके। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो देखती है कि पैर अपने आप चलने लगता है बिना किसी इंसानी हाथ के। पोल्का पहले बिजनेस का साइन बोर्ड भी दिखाता है, लेकिन कुरिया को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जो आत्मा पोल्का के साथ काम कर रही होती है उसके दिमाग में कुछ और ही होता है। पोल्का अब एक फॉर्चून टेलर का काम शुरू करता है जिसमें वो लोगों की भविष्य बताएगा। उसकी एबिलिटीज देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो आत्मा के सारे सही प्रेडिक्ट कर रहा होता है। धीरे धीरे ये काम एक सफल बिजनेस बन जाता है और वो लोग अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं। तभी एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है, जो आत्मा पोल्का की मदद कर रही थी वो पहले से फॉर्चून टेलिंग में बहुत एक्सपर्ट है। वो पोल्का और कुरिया को बताती है ये काम कैसे करना चाहिए। कुरिया इसके बारे में और रिसर्च करता है और उसकी सारी जानकारी
पोल्का को देता है। पोल्का अपने ईविल आई का यूज करता है जिससे कि उस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाता है जो कि ग्रैंड्स के साथ आती है। जो पैसा वो कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो सब में बांट देते हैं और असली पोल्का को भी देने की सोचते हैं, लेकिन असली पोल्का मना कर देता है और वो कहता है कि उसने इसके लिए कोई काम नहीं किया तो उसका इसमें कोई हक नहीं होना चाहिए। तभी कुरुए एक बहुत बड़ा राज खोलता है। पोल्का एक अमीर परिवार से आता था और इसी बीच कुछ आदमी उनके कमरे में आ जाते। ये दोनों ट्विंस होते जिनका नाम काजुकी और शिजुकी होता है। जैसे ही वो पोल्का को देखते और उसे अंकल कहकर बुलाते, पोल्का तुरंत उन्हें कंफ्यूज करने की सोचता है और तुरंत अपने सर पर कपड़ा डाल देता है और गुस्से में कहता है कि क्रॉप्स गो डू मैन। लेकिन काजुकी और शिजुकी उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक अजीब इंसान है जो कि ड्रामा कर रहा है। काजुकी मानती है कि पोल्का ने घर को छोड़ दिया क्योंकि उसके आसपास के लोग उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। काजुकी उसके पास बैठ जाती है और वो कहते हैं कि उनके फॉर्चून तेरिंग ट्राई करना चाहती है, लेकिन पोल्का और कोई उसे मना कर देते और वो कहते हैं कि अगर उसे अपनी फ्यूचर प्रेडिक्ट करवानी है तो उसे उनके शॉप पर आना पड़ेगा जब वो खुला रहेगा। काजुकी इनकार कर देती है और वो गुस्से में कहती है कि वो एक अमीर लड़की है और उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी और कुरुए की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुरुए इस पूरी कन्वर्सेशन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। कुरुए काजुकी को और गुस्सा दिलाने की सोचता है, लेकिन पोल्का उसे रोक देता है। वो देखते है कि काजुकी रोनी मरी, इसलिए वो आगे बढ़कर काजुकी और शिजुको दोनों को हक कर देता है। उसके शब्दों में एक अलग ही प्यार होता है। वो कहता है कि दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर है और वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। लेकिन पोल्का सिर्फ काजुकी और शिजुको से ही बात नहीं कर रहा होता है। उसकी नजर उसके पीछे खड़ी एक अजीब सी आत्मा पर पड़ती है। वो आत्मा बहुत ही उदास होती जैसे कि उसका मन टूटा हुआ हो। वो बार बार किसी से प्रार्थना कर रही होती कि कोई उसके बच्चों की मदद करे। पोल्का उसे धीरे से कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब काजुकी और शिजुकी चले जाते हैं तो पोल्का सोचते कि आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन शायद उसका दिमाग आधा पागल हो चुका है। कुरुया पोल्का की तरफ देखता है और हंसी में कहते हैं, लगता है कि तुझे बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इस पर पोल्का एक सीरियस जवाब देता है, ये मुझे मेरे पास्ट के बच्चों की याद दिलाते हैं। तभी कुरुया पोल्का की फैमिली के बारे में और ज्यादा बताता है। वो कहता है कि पोल्का एक शिनोयामा ग्रुप से बिलोंग करता है और वो उनके लीडर रोशन का दूसरा बेटा है। इसका मतलब कि अगर रोशन की मौत होती है तो पोल्का उसके इनहेरिटेंस में हिस्सा ले सकता है। कुरुया भी स्पेकुलेट करता है कि शायद से इसी वजह से किसी ने पोल्का को मारने का ऑर्डर दिया होगा। शायद उसका कोई रिश्तेदार ही उसकी मौत चाहता हो ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी क्लेम कर सके। इसलिए अगर पोल्का वापस जाए तो उसे बहुत ही बड़ा डेंजरस हो सकता है। पोल्का अपनी पास्ट लाइफ को याद करते जब उसके बॉडीगार्ड्स हमेशा उसकी रक्षा करते थे। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो स्केलेटन का अपना बॉडीगार्ड बनाकर डिसड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्केलेटन एक इंसान जैसा नहीं रहता, इसलिए ये प्लान फेल हो जाता है। फिर सबकी नजर मिसाकी पर पड़ती है और वो सोचते हैं कि शायद मिसाकी एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बन सकती है। घर लौटते वक्त ट्विंस की मुलाकात तकारो से होती है। जैसे वो उनसे पोल्का के बारे में पूछता है, उसको पता चलता है कि पोल्का वापस घर आ रहा है। ये सुन के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि उसे पोल्का से मिलने का काफी इंतजार रहेगा। फिर वो ट्विंस को एक वार्निंग देता है, अपना ध्यान रखना क्योंकि अगर एक भी एक्सीडेंट हो गया जैसा तुम्हारे सिस्टर के साथ हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। ये बात क्लियर करती है कि जो स्पिरिट उनका पीछा कर रही है वो उनकी सिस्टर ही है। ट्विन एक दूसरे को देख रहते हैं थोड़ा शौक में। पोल्का और मिसाकी शिनोयामा हाउस पहुँचती जो की अपनी ह्यूज साइज की वजह से पोल्का को सरप्राइज कर देता है। जैसे ही वो अंदर जाते उनका तो ट्विंस को टकारो करते हैं। टकारो थोड़ा शौक होता है। मिसाकी बहुत ही पोलाइटली अपने इंट्रोडक्शन देती है। सब डाइनिंग रूम में बैठते हैं और तभी मिसाकी एक ड्रामेटिक कहानी बना देती है कि कैसे पोल्का ने उसकी जान बचाई। वो एक बिल्डिंग से जंप करने वाली थी। सब उसकी बातें ध्यान से सुनते, लेकिन असल में मिसाकी एक अमीर फैमिली से आती जिसका एक टाइम पर टकारो सामने आता। टकारो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, शायद पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर हम सीनियर फैमिली के बारे में और डिटेल सुनती है। पोल्का रोशन सेकंड वाइफ का बेटा है और कोई उसको सीक्रेटली गोइंग करता है कि टकारो उसका नेफ्यू है। उन्होंने कहता है कि मैं 26 साल का हूँ और इस उम्र में शिनोयामा सिक्योरिटी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये ग्रुप अपनी शरीर रेपुटेशन के लिए बहुत ही मशहूर है और काफी लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। अचानक मिसाकी को टकारो की वेबसाइट ये हद कर लेती है जो कि उसकी कहानी से इमोशनल हो जाती है। कीरिक पिघल जाती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा मदद करूंगी। इसके बाद मिसाकी को एक तरह की फैमिली फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उनको ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है कि मिसाकी अपनी रोल प्ले करने में कितनी परफेक्ट है। उसको लगता है कि अगर मिसाकी इतनी स्मार्टली एक्ट कर रही तो उसे अपनी से बेस्ट देना चाहिए। लेकिन तभी शिजुको उस पर नजर डालता है और एक अजीब से सवाल कर देता है, ये तुम्हारे शोल्डर पे जो साइकिल को मूव कैसे कर रहा था? पोल्का एक सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन बाद में नॉर्मल बिहेव करने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो बाकी फैमिली मेंबर के बारे में पूछते हैं, सब कहाँ है? काजुकी कैजुअली रिप्लाई देता है कि सब बोर्ड पर बिजी, इसलिए हम लोग यहाँ पर घर पर है। लेकिन तब ये हैवी और एंटर करता है। ही फौरन कह देती है कि उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और उस सिर्फ पोल्का को देखकर हल्का सा स्माइल करता है। पोल्का तुरंत उससे माफी मांगता है और घर से भागने के लिए, लेकिन
लेकिन सरप्राइजली रोसेन सिर्फ ये कह देता है कि बस इतना काफी है कि तुम वापस घर आ गए हो। रोसेन बताता है कि उसने मिसाकी की कहानी सुनी और वो डिटेल्स में सुनना चाहता है। पहले वो पोल्का से कहता है कि अकेले में तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। दोनों एक प्राइवेट रूम में आ जाते जहाँ पर पोल्का कैजुअली बात करता है और वो घर से जाने के बाद क्या क्या कर रहा था। पोल्का सोचता है कि वो अपने फादर को फोन करना है, लेकिन तभी रोसेन एक डेड सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है तुम कौन हो। पोल्का बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन रोसेन कहते हैं चाहे वो उसके सन जैसा दिखता लेकिन वो 100% श्योर है कि उसका बेटा नहीं है। पोल्का थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन ट्राई करता है नॉर्मल बिहेव करने का। तभी रोसेन बिना किसी इरिटेशन के शोर निकालते और पोल्का की तरफ तान देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख मिक्स दिख रहा होता है। वो कहता है कि एक फादर अपने सन को बिना देखे भी पहचान सकता है। उसके शब्दों का असर सीधा पोल्का के दिल पर पड़ता है। रोसेन आगे बढ़ता है और सीधा पूछता है सच बताओ क्या रियल पोल्का अब भी जिंदा है। लेकिन तभी पोल्का एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसको एक डेंजरस प्रेजेंस का एहसास होता है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैंने ट्विंस को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। रोसेन कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ घूरता है और बिना कुछ के अपनी शॉट को वापस रख लेता है और उसे जाने देता है। पोल्का बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो चला जाता है एक मिस्टीरियस रूम के अंदर से सामने आती है और रोसेन की तरफ देखकर कहते तुम्हें उस इम्पोस्टर को मार देना चाहिए था। लेकिन रोसेन सिर्फ एक डीप साइन देता है और धीरे से कहते हैं मैं ये बस नहीं कर पाया। अचानक दूर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। काजुकी अपने सिस्टर से कह रही होती है कि उसका पर्स जंगल में लॉस्ट हो गया है। उनकी बड़ी बहन सुजुका बिना सजेशन से फॉरेस्ट में उनको ढूंढने निकल जाती है। वो पर्स को ढूंढ लेती है, लेकिन कभी उसकी कजन पर नजर पड़ती है जो ट्विंस मर्डर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सुजुका बिना वक्त पर ट्विंस को गोल करने के लिए भागती है, पर अखबारों की नजर उस पर पड़ जाती है और उसको पकड़ लेते हैं और बिना किसी रहम के उसको जिंदा जला देते हैं। उसकी चीख सुनाई देती है पर कोई मदद नहीं करता। इस वजह से वो स्पिरिट बनकर ट्विंस के आसपास रहती है, हमेशा उसको वार्न करने की कोशिश करती है, बस ये चाहती है कि उसको बचा सके। प्रेजेंट टाइम में ट्विंस सच पर्सन सुनते और एक आदमी उन्हें बताता है कि आग लग गई और तुरंत इमीडिएट करना पड़ेगा। वो आदमी को उसको लेकर निकलने लगता है और सुजुको चिल्लाने लगती है मत जाओ, पर ट्विंस उसकी आवाज नहीं सुन सकते। इस बीच सुबह की और पूजा गुरु एक डेंजरस आदमी टैन्या से मिलते हैं, जिसे लोग पेंटम सोरेटर के नाम से जानते हैं। वो एक टर्बल मेकर है, पर शायद से उसके पास इस का कोई क्लू हो सकता है। टैन्या शॉक हो जाता है जैसे उस कैरेक्टर में देखते सुबह की उसको वक्त के बारे में बताता है। एक किलर जो हर जगह अपने सिग्नेचर को छोड़ता है, उसका तरीका सिंपल है और डिस्ब्यूज में आता है और टायर के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे प्लान आगे बढ़ता है और तभी अटैक करता है जब कोई नहीं देख पा रहा होता है। जैसे एक कीड़ा घर के अंदर चुपके से सुराग बना रहा हो। ट्विंस को इसके टनल दिखाई देता है, पर काजुकी को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो आदमी जो उनको लेकर जा रहा होता है अपना असली चेहरा दिखाता है। सुजुका उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो टच भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ देख सकती बिना कुछ कर पाने। तभी अचानक मिसाकी आती है और एक जोर का मारकर आदमी को दूर गिरा देती। फिर वो सुजुका से कहती है मैं यहाँ पर बच्चों को बचाने के लिए आई हूँ, चाहे मुझे तुम दिख रहे हो या फिर नहीं। वो आदमी फिर से उठता है और अपना डिस्ग्यूज हटा देता है और कहने लगता है कि वो ट्विंस को खाने के लिए एक्साइटेड था। मिसाकी तुरंत ट्विंस से कहती है भागो और वो तुरंत भाग जाते हैं। आदमी अपना नाम बताता है मैं हूँ किलर्स का किलर, और जैसे मिसाकी उस पर अटैक करने के लिए जाती है वो आदमी भाग जाता है। मिसाकी बिना सोचे समझे उस पर चार्ज करती है, पर जा कुछ शौक में होता है और डर क्यों नहीं रही है, क्या वो इंसान है या नहीं। मिसाकी को ये अजीब लगता है कि वो ट्विंस के पीछे नहीं जा रहा। तभी जा कुछ स्मिथ करता है और कह देता है कि कोई फायदा नहीं, बच्चों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखते और गिल्टी फील करते हैं। उनको लगता है कि साकुरा की मौत का पनिशमेंट है। काजुकी क्वाइटली बोलता है कि अगर हम साकुरा को फिर कभी मिले तो हम माफी मांगेंगे। तभी ऊपर से सीरिन देने लगती और ट्विंस अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, लेकिन एक स्टोन स्केलेटल आर्म उसके ऊपर गिरने से निवेश को रोक देता है। उनका आ चुका होता है और ट्विन को असर करता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और सुनो सुजुका तुम सभी से नाराज नहीं है। वो सभी को बाहर निकालता है और तभी तक साइड में खड़ा सोच रहा होता है कि इस मेस को क्लीन कैसे करे। दूसरी तरफ ओकसन जो इसके पीछे था उसको लगता है कि फायर ब्रीथिंग बग में ट्विन का काम तमाम कर दिया है। पूरी रेक्स करने वाला होते तभी एक मोटरसाइकिल फुल स्पीड में उसकी तरफ आती है। एक मिस्टीरियस पर्सन उसे घेर लेता है और कजन का गेम ओवर हो जाता है। मैंसन के अंदर जाको को यकीन नहीं होता कि ट्विंस इसी तरह जिंदा बच गए। वो इरिटेटेड हो जाता है और इरिटेट करने का सोचता है, लेकिन पोल्का उसे पकड़ लेता है। जाको एक में डिसग्यूज में होता है, पर पोल्का उसकी आत्मा देख सकता है। उसे समझ में आता है कि जाको के पीछे ओवरटेड सोल लगी है जिसने उनसे उसके चेहरे से चुराए थे। तभी मिसाकी अचानक अपीयर होती है, एक जोर करीब मारकर उसे दीवार में घुसा देती है। वो स्मिरिक करती है और कहती है कि भाई जो भी होने का भी फायदा, आप में भी बहुत ही मस्ती से सर्वाइव कर पाया। जाको इरिटेट हो जाता है, मत समझो कि तुम जीत गए हो। वो अपनी ग्लव्स को एक्टिवेट करता है और आग भड़क जाती है। वो अपने आप को बग की तरह डिस्क्राइब करता है, मुझे जितना चाहे मान लो, मैं हमेशा वापस आऊंगा। पोल्का सोचता है कि इसके सामने रहने के लिए मुझे कितनी माना लगेगी। रेमिक्स अचानक शैडो से निकलते और बिना कुछ बोले एक ही मूव में जैको को नॉकआउट कर देता है। फिर बिना किसी इमोशन की ओर सिग्नल करता है शांति बना रखो और एक सेकंड में गायब हो जाता है। पोल्का और मिसाकी एक दूसरे को शौक में देखती है, ये बंद एग्जैक्टली है क्या। पुलिस जाको को लेकर जाती है और उसके दिमाग में एक ही बात होती है, यहाँ से कैसे भागूंगा। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। जाको शौक हो जाता है, मैं नकली था। अचानक उसका पूरा बॉडी फायर बॉल बन जाता है और एक तेज एक्सप्लोजन होती है। दूर एक मिस्टीरियस लड़की सब कुछ देख रही होती बिना एक शब्द कहे। रोसेन पोल्का से सफाई मांगता है, सच बता तुम है कौन। लेकिन पोल्का को महसूस होता है कि कोई सुन रहा है और रोसेन को एकदम सीरियस
तस्वीर देखता है और बोलता है कि हमें अकेला छोड़ दो, ये बात प्राइवेट है। रोसेना के सारे सर्वेंट्स को बाहर भेज देता है और तब कोरका अपनी पूरी सच्चाई को रिवील करता है। मैं इस दुनिया के इंसान में मैं एक दूसरी दुनिया का शक्तिशाली नेक्रोमेंसर हूँ। अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपने मैजिक हाई रिवील करता है एक डम ग्लोइंग। रोसेन के फेस पर शैडो पड़ जाती है और मिसाकी की तरफ पॉइंट करता है, ये लड़की तो है जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया था। पर असली बोलकर इंटरफेयर करते हैं और सर वैसे बोलता है डैड बस करो। रोसेन शौक में होता है मेरे बेटा इस साल के अंदर कैसे है, और फिर एकदम से हंसने लगते और अपनी तलवार हटा देता है और बोलता है लगते तुझे कोई पसंद आ गई। रोसेन सजेस्ट करता है हमें क्रॉसबोर्ड की सोल को एक आर्टिफिशियल बॉडी में डाल देना चाहिए, पर असली पोल का मना कर देता है नहीं मैं ही रोबोट बॉडी में रहूंगा, मुझे स्किप कार्ड चाहिए। रोसेन थोड़ा सोचता है फिर स्मेक करता है अगर क्रॉसबोर्ड अभी भी टारगेट है तो उसका तेरी बॉडी में ही रहना बेस्ट होगा और फाइनल डिसीजन लेता है तुम लोग मेरे ग्रैंड साइज की जान बचाई हो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बाद में मिसा की पोलका से चिपक जाती है और सॉफ्ट वॉइस में बोलती है आई एम सॉरी। फिर पोलका साइलेंट गार्ड कर देता है उसकी और पोलजो को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी तो इस बात में आते और एक्साइटेड होकर पोलका और मिसाकी को थैंक यू बोलते हैं। मिसाकी अंदर से टच फील करती लेकिन पोलका सीरियस होता है मुझे नहीं अपने गाइडिंग स्पेस को थैंक यू बोलो। जब वो चलने लगते मिसाकी सॉफ्टली पूछती क्या तू शिजुका से कांटेक्ट करेगा। पोलका थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है अभी नहीं, अभी को टाइम नहीं आया है। डिटेंशन फैसिलिटी में काजाबुरो और सुगाकी को एक नया शॉकिंग ट्रुथ मिलता है टाइब्रेटिंग बाद खुद अपने इमिटेटर को मार चुका है। पर टेनिया बिना इम्प्रेस्ड हुए कहता है यार ये सब छोड़ो और उसके रिटर्न केस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके चेहरे पर एक ट्रिप्लिक स्माइल आती है दिखाना तो वीडियो दिखाऊं ये मैं खुद देख लूंगा। तभी लाइट्स एकदम से बंद हो जाती है। डिटेक्टिव से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सभी को ये बताया जाता है कि पेंटम सूर्य के जेल से भाग चुका है। सब हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया। फिर हमें पता चलता है कि रेमिया काफी सारी चोरी और धोखेबाजी जैसे क्राइम्स कर चुका है लेकिन वो तब मशहूर है जब उसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया था। उसने बस एक काला कपड़ा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाला और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर वापस मिला तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने बस इतना कहा कि जब वो होश में आया तो वो मैंडो कैफे में बैठा था। दूसरी तरफ तैनिया खुद पुलिस ऑफिसर के पास चला गया था समर्पण करने के लिए। उसका कहना था कि उसका कर्म भी देख कर लोग उसे इग्नोर कर देते जबकि वो असली जादूगर का दिन अपनी तरफ खींचना चाहता था। उसको उम्मीद थी कि कोई असली जादूगर उसे समर्थ करेगा ताकि वो जान सके कि सच में जादू होता है लेकिन किसी ने भी उसे समर्थ नहीं किया। पुलिस इसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसको लगा कि वो पागल हो गया। गुस्से ने आकर उसको पीट दिया गया और जेल में डाल दिया गया। आज तक सुबाकी को भी पता नहीं होता जो कुछ तानिया ने कहा वो सच था या फिर एक नाटक। उसके चलाक दिमाग और तेजी से भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसकी सोच कितनी अलग थी। दूसरी तरफ कोड कर एक रेडियो खरीदा ताकि नई जानकारी इकट्ठा कर सके। जैसे ही वो रेडियो को ऑन करता है सब लोग चौंक जाते हैं। न्यूज ने डाकू की मौत की खबर सुनाई देती है और फिर एक और बड़ी खबर मिलती है तानिया जेल से भाग चुका है। पुलिस भी हैरान है क्योंकि सुबाकी ने मीडिया रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। फिर भी ये न्यूज बाहर कैसे आ गई। गुरुया पैंटम सोलिटियस का नाम सुनते ही उसे पहचान लेता और कहते कि एक अर्बन लेजेंड है बिल्कुल लेमिंग्स की तरह लेकिन लेमिंग्स अलग है। पर टॉम सोलिटियस मीडिया में मशहूर हो चुका है। तभी सब देखते हैं कि टीवी का चैनल चेंज हो रहा है। जो रिपोर्टर न्यूज पढ़ रहे थे वो अपना चश्मा उतारते ही पर सब हैरान रह जाते क्योंकि वो रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि खुद टेनिया होता है। टेनिया कैमरे की तरफ देखकर अनाउंस करता है कि वो वापस आ चुका है और उसका नया परफॉर्मेंस अगले हफ्ते शुरू होगा। फिर वो ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। सुबाकी सोचते हैं कि शायद से स्वतंत्र सलमान के पेज से वो एयर टाइम खरीदना होगा जो जेल में रहते हुए अपना काम चला रहे हैं। उसके बाद तानिया एक अजीब से इंसान से मिलता है जो कि फाइल ब्रेकिंग बग के नाम से जानता है पर वो आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता। फिर अचानक तानिया के फोन पर एक कॉल आता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये कॉल उसी आदमी का है लेकिन उसको ये बहुत ही अजीब लगता है कि सामने बात करने के बजाय वो फोन पर बात क्यों कर रहा है। उस आदमी को समझ में नहीं आता है कि तानिया ने उसे पहचान कैसे लिया। गुस्से में आकर वो अचानक हमला कर देता है और पूरे एरिया में आग लगा देता है। जगह जगह से सोले लगने लगते हैं और तानिया उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है लेकिन वो घबराता नहीं। वो अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करता है और हर तरफ से कार्ड्स बिखर देता है। फिर वो हंसी मजाक करते हुए भाग जाता है और वो कहता है कि उसे बर्बादी पसंद है। वो गुच्छों पर बलून पकड़कर ऊपर उड़ने लगता है ताकि आग से बच सके लेकिन धीरे धीरे सब बलून फटने लगते हैं। तानिया नीचे गिरता है और वो लगता है कि आग में जल ही जाएगा लेकिन वो अब भी जिंदा है। जलते सलाखों के बीच एक सिर दिखाई देता है। तानिया और तेजी से भागने लगता है और अपने कार से एक सिर बनाकर आग को रोकता है। फिर धुआं फैल जाता है और बिना किसी निशान के और फिर से गायब हो जाता है। तानिया अचानक वापस से दिखाई देता है। इस बार उस आदमी की छतरी के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो हंसकर कहता है कि जो भी वो सिर्फ एक भ्रम था। उस आदमी की उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। तानिया समझ जाता है सिर्फ वो ही नहीं ट्रिक्स यूज कर सकता है। इस आदमी के आदमी कोई ना कोई धोखा है लेकिन जब उसको पता चलता है कि असली जादू को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है तो वो निराश हो जाता है। तभी वो एक अजीब बात बोलता है कुछ तो अनजाना है जो कि उनके दुनिया में आ चुका है। उसका कहना है कि ये आदमी भी उसकी चीज को महसूस करेगा और शायद उसे एक कीड़े की तरह देखे जिसे वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहेगा। दूसरी तरफ पोलका की भक्ति जैसा उसके घर पर आती है और अपने साथी शायू के साथ जैसे ही वो पहुँचती है वो अनाउंस करती है कि अब वो यहाँ रुकोगी। पोलका हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि शायू यहाँ क्या कर रही है। फिर वो बताते कि उसके सास जल गए और ये सुनकर सब बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाकियों से सास के बारे में बात करने लगते तभी शियो वही बात समझाता है। वो कहते हैं कि शायू के कमरे में आग लग गई थी और उसके सारे शरीर के साक्ष्य को जलकर खत्म हो गया। फिर शियो को एक संदेश दिखाता है जो रेसन ने भेजा है। उसमें रेसन ने पोलका से कहा है कि शायू और शियो को उसके घर
में रहने दे। उसका कहना है कि ये उसके लिए फायदे का हुआ क्योंकि उसके दो लोग एक ही जगह पर होंगे। लेकिन पोल्का को महसूस होता है कि कोई उनके घर को देख रहा है। उसको शक होता है कि रोसेन ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने लोग भेजे होंगे। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल उठता है, कहीं ये सब सायो का चाल तो नहीं है? कहीं ये उसकी जान लेने की कोशिश के पीछे तो नहीं है? अगले सुबह पोल्का देखते है कि सायो के साथ बैग में रहती है। वो उठने का मन तक नहीं बना रही है। मिसाकी सोचते है कि एक खाली कमरा साफ करके उन्हें नए मेहमानों के लिए तैयार कर दिया जाए और उनके लिए एक गद्दा भी लेकर आना चाहिए। लेकिन सायो और शियाओ दोनों बोलते हैं कि उनको किसी मैट्रेस की जरूरत नहीं है। सायो अपने स्लीपिंग बैग में खुश है और शियाओ कहते हैं कि वो खड़े होकर भी सो सकता है। शियाओ कहता है कि वो सायो का ख्याल रखेगा, उसके लिए खाना तैयार करने लगता है। तभी वो कौन बड़ी बात बताता है, शिनोयामा घर के आसपास पुलिस चक्कर लगा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबाकी और काज़ाबुरो तकारो से आगे आने वाले हादसे के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। सुबाकी शक जताता है कि शायद ये काम वाइब्रेटिंग बग का हो सकता है। तभी तकारो बताते हैं कि यह आदमी हमेशा उनके रास्ते का कांटा बन रहा है और उनके ग्रुप के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। तकारो पुलिस से पूछते हैं कि उन्होंने अब तक उसे पकड़ा क्यों नहीं। फिर वो बात बता देता है और सुबाकी को याद दिलाता है कि तानिया जेल से भाग चुका है। वो कहता है कि पुलिस को उसको ढूंढने में वक्त लगाना चाहिए, न कि उससे फालतू बातें करनी चाहिए। जैसे डिटेक्टिव वहाँ से निकलते काज़ाबुरो सुबाकी से कहता है कि तकारो एक ऐसा आदमी लगता है जो कि हर बुरा का शुरू से सिर्फ हिंसा से निकालना चाहता है। सुबाकी भी सोचता है कि उनको शिनोयामा से टकराव करना पड़ सकता है। वो एक तस्वीर निकालता है जिसमें पोल्का अपने परिवार के साथ है। पुलिस अब भी ये समझने की कोशिश कर रही थी जो कि पिछले एक महीने में कैसे हुए। उनके पीछे एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है। उन्हें शक होता है या तो पोल्का या फिर तकारो इन सब चीजों के बीच में असली कड़ी है। सायो और शियाओ एक अलग कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। रात हो चुकी होती है और सायो सो रही होती है, लेकिन शियाओ उठकर बैठ जाता है और पोल्का और फुरायो की बात सुनने लगता है जो उसके और सायो के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शियाओ अब तक समझ नहीं पाया होता है कि रोसेन पोल्का पर इतना भरोसा क्यों करता है। उसको शक है कि पोल्का कुछ छुपा रहा है। तभी उन्हें एक नया राज पता चलता है। रोसेन ने उनको ये काम दिया था, उनसे कहा था कि पोल्का असली नहीं है, ये बस एक नकली पोल्का है। लेकिन साथ ही ये भी बोला कि ये उनका दुश्मन नहीं है। इसलिए रोसेन ने शियाओ को एक मिशन दिया, शियाओ और फेक पोल्का की रक्षा करनी है। लेकिन शियाओ इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। वो अभी भी पोल्का पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, ये आदमी सच में कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शियाओ मन में सोचता है कि दोनों ही पोल्का को मार देने बेहतर होगा। उसको लगता है कि अगर पोल्का नहीं रहता तो खुद रोसेन का बेहतर बेटा बन सकता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शियाओ एक हॉस्पिटल में बैठ कर पड़ा होता है, उसके हाथ और पैर कट चुके होते हैं। उसके पिता सोच रहे होते हैं कि उसे टीनेजर बना दिया जाए, एक जीता जागता बच्चा जिसका शरीर सिर्फ जहर बनाने का इस्तेमाल होता है। ये सुनकर शियाओ का दिमाग हिल जाता है। लेकिन तभी रोसेन वहाँ पर आता है और उसके पिता से कहते हैं कि इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। शियाओ का पिता उसे समझाता है कि उसके क्लैन के लोग सिर्फ एक फूल है जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य काम है। लेकिन रोसेन उनकी बात नहीं मानता। वो एक और ऑफर रखता है और शियाओ को खरीदने के लिए अपनी टीम की नई तकनीकों का उपयोग करेगा। रोसेन सोचता है कि शियाओ को एक नए पुस्तक की क्रीम से दे सकते हैं ताकि वो एक नया जीवन ले सके। वैसे देखते हैं अंतिम सीन में रोसेन हल्का सा मुस्कुराता है और शियाओ को अपने साथ ले जाता है। वापस वर्तमान में शियाओ चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। दूसरी तरफ तेरी एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हैं। शिनोमिया परिवार का क्रिमिनल सोसाइटी से भी संबंध है। वो सोचते कि किसी ने सिर्फ उनको पोल्का को मारने के लिए हायर किया होगा क्योंकि परिवार के असली सुपारी के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। टेरिसा ये भी जानते कि शियाओ का परिवार जो लेस नाम से जाना जाता है हमेशा से शिनोयामा के असासिन रहे। ये लोग अपने काम को करने की एक अलग ही तरह अपनाते हैं। शियाओ पोल्का की बात सुन रहा होता है और पोल्का एक अजीब सी कहानी बता रहा होता है। उसके जगत में एक ड्रैगन जो कि एक सुंदर औरत का रूप लेकर राजा महाराजाओं को लुभाता है। लेकिन एक दिन एक जनरल उससे सच में प्रेम कर गया था। जब उसका साम्राज्य गिरता तो वो दोनों भाग जाते हैं। पोल्का और पूरा ड्रैगन के बारे में और भी बातें करने लगते हैं। शियाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसको लगता है कि ये सिर्फ कहानी या फिर कल्पना का हिस्सा। दूसरी तरफ पुलिस एक मीटिंग करती है और सुबह की सभी को पोल्का के बारे में बताता है। वो बताता है कि पोल्का उस लड़की के साथ है जिसका निशान ह्यूमन वोट वाले केस में मिले थे। काज़ाबुरो इस बात का जिक्र करता है। पोल्का का तेरिसा और क्रूएल से भी संबंध है। सुबह की सभी को पोल्का के भविष्य बताने वाले बिजनेस के बारे में भी इन्फॉर्म करता है। कुछ देर के बाद जैसे पोल्का अपने फॉर्चून टेरिंग सीजनिंग के लिए तैयार हो रही होती है, डिटेक्टिव उनके पास आ जाते हैं। सुबह की उनसे कहते हैं कि उसका भविष्य बताओ। वो दावा करता है कि अगर उसको सही भविष्य मिल गया तो वो आगे होने वाली हत्याओं को भी रोक सकेगा। लेकिन पोल्का साफ कह देता है कि वो भविष्य नहीं देख सकता, वो सिर्फ रास्ते को पैक कर सकता है जो लोग अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जैसे पोल्का अपने रीडिंग शुरू करता है तो वो सुबाकी के बीते हुए कल के बारे में कुछ कहने लगता है। ये सुनकर सुबाकी को शक होता ही थे पोल्का किसी सीक्रेट मैसेज तो नहीं ले रहा है। वो सोचता है कि पोल्का ने अपनी होड़ के पीछे एक एयरक्राफ्ट छुपा रखा होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असली राज तो कुछ और ही है। पोल्का अपनी मैजिकल आई की मदद से जोरिया के मॉनिटर को देख रहा है। जोरिया टाइम में डाटा को निकालना है। तभी पोल्का एक और बड़ी बात कह देता है जो सुबाकी के दिल को छू जाती है। उसके अतिरिक्त एक ऐसी चोट के बारे में जो कि उसको अभी दवाई बताती है। सुबाकी एक पल के लिए समझ नहीं पाता है कि पोल्का ने ये बात कैसे जानी। वो तुरंत उससे पूछते कि ये चोट कैसे बच सकती है। तभी एक और अजीब चीज होती, एक पेन खुद ब खुद हिलने लगता है और बिना किसी के हाथ लगा एक कागज पर कुछ लिखा होता है। जैसे ही सुबाकी लिखा हुआ पढ़ता है उसकी आंखें बदल जाती है। वो गुस्से से पोल्का को पकड़ लेता है और जोर से झटका देता है और चीख कर पूछते है तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। सुबाकी एक रात आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी कागज का टुकड़ा निकालता है और उस पर एक अनजाने निशान बना देता है। वो सुबाकी से कहता है कि इस निशान को ध्यान से देखो, इसे हमेशा याद रखना। फिर वो कागज को जला देता है
और सुगा की एक चीज कहकर चला जाता है, इस निशान को कभी किसी और को मत दिखाना, ये एक रास्ते का संकेत है जो कि सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वापस प्रेजेंट में वो पोरका से पूछते कि उसने ये सिंबल क्यों ड्रॉ किया, पर पोरका सिर्फ इतना बोलता है कि ओगस उसको रास्ता दिखा रहा है। वो पोरका को छोड़ देता और एक्सपेक्टेड अमाउंट से भी ज्यादा पैसे देके उसको फेयरवेल बोलता है। जाते वक्त वो थोड़ा रुककर पोरका को देखते और फिर बिना कुछ बोले चल पड़ता है। शियाओ के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा होता है, उस पेपर पर क्या लिखा था। उसको फिर पोरका के सीक्रेट्स जानने के बारे में मन करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसके पीछे पड़ा जाएगा। वो परमिशन मांगते निकलेगी, बोलते है कि ऑर्डिनरी बाइक आएगा। सायो उसको जाने देती बिना कुछ पूछे। दूसरी तरफ सुगा की और कोजाबुरो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते। बीच बीच में हल्का सा साइलेंस भी आता है और कोजाबुरो फाइनली पूछ रहे थे कि ऑडिटिंग के टाइम पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहा था। सुबाकी एक पर की रुकते और फिर कैजुअली बोलता है कि उसको फ्यूचर में बताएगा। शियो उन दोनों को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देख लेता है और वो सोचते हैं कि इनको फॉलो करना सेफ होगा या फिर नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत जाती है और उनका पीछा करने लगता है। तब इसे शिफ्ट होता है एक ब्यूटी बिल्डिंग पर। एक आदमी जलते हुए महल में सिर्फ ओपन करता है, उसमें से एक पुराना स्क्रू निकलता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है और जैसे ही वो मुड़ता है उसकी आंखें फैल जाती है। एक फायर ब्रीथिंग बंद ब्लूबेरी गाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। आदमी रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तुरंत आउट हो जाता है। फायर ब्रीथिंग बंद बिना रुके निकल जाते हैं, एक चीज छोड़कर उसका सिग्नेचर जो कि दीवार पर लिखा होता है। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, एक और शेडो वहाँ पर आ जाता है। ये क्या होता है जो उस आदमी के बोर्ड से स्कोर को उठाता है। वो देखते हैं कि वही सैम्बल जो कि रीडिंग के टाइम पर सामने आ रहा था। उसको एक आइडिया आता है, ये उसके कमबैक परफॉर्मेंस का थीम बन सकता है। बैक इन देयर बिल्डिंग कुरो ये सोच रहा होता है कि सुबह की इतना अपसेट क्यों लग रहा है। पोल का काम ही बोलता है कि ये सब उस पेन के अंदर वाली स्क्रिप्ट की वजह से हुआ है। और ये भी मानता है कि उसको ये नहीं पता कि पेपर पर एग्जैक्टली क्या लिखा था। सुबह की चेरिसा के पास जाता है और उससे उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में पूछता है। चेरिसा पहले कंफ्यूज होती है और फिर बोलती है कि उसको कुछ भी नहीं पता। तब सुबह की बताता है कि वो एक इंस्पेक्टर था होजारागी, और तभी रिवील होता है होजारागी वही स्पिरिट जो कि उस पेन के अंदर है। चेरिसा को ये नाम याद आ जाता है पर वो डिनाई करती है, उसको कोई कनेक्शन नहीं है। सुबह के सोचने लगते है कि शायद होजारागी ने पोरका को रिक्रूट किया और चेरिसा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। पर चेरिसा का जवाब अलग होता है, वो बस पोरका को अपनी बिल्डिंग में इसलिए रखी है क्योंकि उसके फ्रेंड के साथ कनेक्शन बनाना चाहती है। सुबह के दिमाग में एक नए तरीके का डाउट आता है, उसको लगता है कि होजारागी शायद से अब भी जिंदा है, इसलिए वो पुलिस फोर्स को क्लेम करने का प्लान बनाता है ताकि होजारागी वापस आ सके। सियाओ ने पूरी कन्वर्सेशन चुपके से सुन लिया होता है और उसको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे डिकोड करे। पर एक चीज पक्की होती है, उस बार स्टाफ को इन्वेस्टिगेशन करना होगा। पुरुमिया को ये सुनकर बहुत ही शौक लगता है कि होजारागी एक इंस्पेक्टर था जो कि पुलिस करप्शन से अगेंस्ट काम करता था। उनका फाइनली पूछते कि उसने पेपर पर क्या लिखा था, पर होजारागी मान लेता है कि 1 मिलियन येन का पेमेंट जो कि ऑब्वियसली उनके पास नहीं होता। तब होजारागी रिवील करता है कि ये केस उसके पर्सनल रिग्रेट्स में से एक है। पोरका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता, इसलिए उसको मदद करनी पड़ती क्योंकि ये फैक्ट का ही पार्ट है। एक नया सीन शुरू होता है डिटेंशन फैसिलिटी में। टेने एक ग्रोसर के पास जाती है जो सिंबल के बारे में कुछ जानता हो सकते हैं। उस ग्रोसर के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री मिलती है। वो एक मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है जो कि 1 सेंचुरी से बिजनेस में और वो फाइनली 5th जनरेशन का ओनर है। उसका प्रेजेंशन नॉर्मल प्रेजेंस से बहुत ही अलग होता है क्योंकि उसने स्टेट के साथ डीलिंग करके काफी को गेन कर ली है। उसके लिए बस एक ही रूल है, डील में सब कुछ टेबल पर होता है। ग्रोसर एक फ्री सिंबल देते हैं और कहता है कि सिंबल की अपने अलग मीनिंग होती है। वो बताते हैं कि डायगोनल लाइन एक तलवार को दिखाता है। वो बताता है कि एक डायगोनल लाइन एक तलवार को दिखाता है और यूरोप के पुराने नाइट ऑर्डर का सिंगिंग या कुछ ऐसा ही था। पर इससे ज्यादा बताने से उमरा कर देता और उसका कहना है कि अगर तानिया और जानकारी चाहता है तो उसके लिए उसको पैसे देने होंगे। आगे वो दिन आ जाता जब तानिया परफॉर्मेंस करने वाला होता। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होते पर तभी एक अजीब सी चीज नोटिस होती है, आसमान में कुछ ब्लिंक्स उड़ रहे होते हैं। हर ब्लिंक पर वही सिंपल दिख रहा होता है जो कि तानिया ने देखा था। ये देखकर पोरका बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो उसके वाइफ के गिरते हुए एम्पायर का सिंबल है। सुबह की जो ये देख रहा होता है ओजाबुरो से कहते हैं कि वही सिंबल है जो पोरका ने उसको दिखाया था। ओजाबुरो अब सोचने लगते हैं पेंटोन सर्टेल का करेक्शन अब होजारागी के केस से हो सकता है। सुबह की इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर करता है और शायद से उसका टारगेट हो सकता है। इसी वक्त एक ऑफिसर आकर सुबागी को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस HQ से उसको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ पेनी एक ब्लेम के ऊपर बैठा होता है और न्यूज सुन रहा होता है। पर जब रिपोर्टर बताता है कि मेरे शायद से फौजिंग आर्टिस्ट का काम है तो उसको डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो डिटेंशन फैसिलिटी में था। वहाँ उस ब्रोसर में उसे इन्फॉर्मेशन के 3 मिलियन येन चार्ज किए थे। उसका लॉजिक भी यूनिक होता है। वो कहता है कि अगर तेरे सच में पैसा कमाना चाहे तो वो अपनी लाइफ में 6 बिलियन येन तक कमा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन उसकी डेस्टिनी को सेव करेगी, पर अगर इसको गलत तरीके से हैंडल किया तो ये उसका सब कुछ खत्म भी कर सकती है। इसलिए उसको लगता है कि 3 मिलियन एक रिसोनेबल प्राइस है। पर टेनिया डिसाइड करते है कि वो खुद ही आंसर ढूंढेगा। उसने ब्लिम्स उड़ाने के लिए ग्रोसर को पैसे दिए थे। अब एक ब्लिम के ऊपर महंगा पड़ रहा था जब अचानक एक स्नाइपर उसके फायर करता है। स्नाइपर शौक में आ जाता है कि उसका शॉट सच में लग गया, पर उसका सुनकर इमीडिएटली बोलता है कि उसने
उसने मिस कर दिया और तभी भी होता है कि जिस बॉडी को उसने शूट की वो असल में एक डमी है। टैनिया बिना टाइम वेस्ट के तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट में चला जाता है। वो सबको रिपोर्ट देता है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। वो पुलिस पर इल्जाम लगाता है उसको मारने की कोशिश की गई सिर्फ उसके सिंबल की वजह से। अब वो पुलिस के सामने एक और बड़ी बात बोलता है। उसको लगता है कि इसमें एक बड़ी कंस्पिरेसी या कुछ सीक्रेट सोसाइटी इन्वॉल्व है और यहाँ पर कोई को धमाका करता है जो कि सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसको 300 मिलियन येन का इनाम मिलेगा। वो बोलता है कि जल्दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करे और फिर ब्रॉडकास्ट एंड हो जाता है। दूसरी तरफ कोरिका और उसकी टीम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। अब सब कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होता है। सब सोच रहे होते हैं कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। तभी सायो आगे आती है और सीधा सवाल करती है ये सब एम्पायर और रीइंकार्नेशन की बातें हो रही है। कोरिका डिसाइड करता है कि अब उसको सच बोलना पड़ेगा और सायो को अपनी कहानी बता देता है और ये भी बोलता है कि उसको असली कोरिका की बॉडी को वापस करने वाला है। रोहियो को लगता है कि सायो इस बातों पर विश्वास नहीं करेगी पर सायो बिना किसी हेजिटेशन के कहते हैं कि वो उसकी बात मान रही है। उसका रीजन सिंपल है। जो कोरिका अब उसके सामने उस ओदे कोरिका से बिल्कुल अलग है जिसे वो पहले जानती थी। फिर सायो असली कोरिका के साथ बाथरूम में जाते जहाँ पर वो दोनों बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या वो सायो पर ट्रस्ट करते या फिर नहीं। कोरिका तभी एक और की रेवोल्यूशन करता है तो किसी की भी मेमोरीज को करेक्ट कर सकता है। अगर एक स्पिरिट किसी की भी सोल का पार्ट रिमूव कर दे तो उसकी यादें बदल सकती है पर इसका एक डेंजर भी होता है। ये प्रोसेस किसी के दिमाग को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। कोरिका कहता है कि उसकी पुरानी दुनिया में ये काम करना बहुत ही आसान था पर नई दुनिया में ह्यूमन साइज से अलग है। उसको डर है कि कहीं वो सायो के दिमाग को बिगाड़ न दे। दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। मिसाकी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मिसाकी सरेंडर की सारो के साथ साओ देने चली जाती वो बात कैजुअली कह देती कि उसने असली कोरिका को मार दिया था पर सारो इस बात से ज्यादा शौक नहीं होती क्योंकि उसको पता होता है कि कोरिका मिसाकी को माफ कर चुका है। वो जानती है कि कोरिका का नजर जेंटल है इसलिए उसको क्वास्ट की गलतियों के लिए जज नहीं करेगा। धीरे धीरे मिसाकी और सारो के बीच में दोस्ती हो जाती। इसी बीच मिसाकी एक और बड़ी बात बताती है और शोर है कि शैलो ने कोरिका के मर्डर का ऑर्डर नहीं दिया था। दूसरी तरफ कुरुया रियलाइज करता है कि शैलो असली कोरिका को भी बाथरूम में ले गई थी। ये जानने के बाद वो शैलो को एक शौकीन कहानी बताता है सार्क टॉय की असली कहानी। ये सुनकर शैलो अपसेट हो जाती है। पहले कुरुया को लगता था कि वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसने सामने साउंड लिया और फिर शैलो एक्सप्लेन करती है और एक्चुअली इसलिए दुखी है क्योंकि कुरुया को सार्क बनने का मौका मिल गया और वो चाहती है कि दोनों बॉडी एक्सचेंज कर सके। अब सब लोग सीरियस होकर अपना अगला प्लान बनाते और कोरिका डिसाइड करता है कि सबको पैंटम सोल्टेयर में मिलना होगा क्योंकि ये उसके लिए एक से बड़ी प्रीवियस यादगार है और वो नहीं चाहता है कि इसे गलत तरीके से यूज करे। फिर एक नया सवाल आता है क्या कर्टोम सोल्टेयर में कोरिका की पुरानी दुनिया से आया पर कोरिका डाउटफुल होता है। वो कहते हैं कि उसने रीइंकार्नेशन मैजिक के बारे में साल भर मेहनत की थी और उसको नहीं लगता कि कोई भी उसके वर्ड से ऐसा कुछ कर सकता होगा। दूसरी तरफ कुरिया सिंबल के बारे में रिसर्च करता है पर उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। होजारा की कोरिका से अपने सस्ते से शेयर करता है और उसको शक है कि पुलिस इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व है। तभी पुलिस HQ में सुबह के सुपर इंटेंडेंट जनरल जीरो के ऑफिस में जाता है। जीरो से सीधा सवाल करते हैं क्या वो एक कोप की तरह सिस्टम में फिट हो सकता है। सुबह की रिस्पॉन्स करता है कि उस सिस्टम में फिट होने में एक्सपर्ट है पर सिस्टम में एक पत्थर जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जीरो को लगता है कि सेंसर सुबह की होजारा की बात कर रहा है इसलिए उससे पूछते कि होजारा बस एक पीगल था पर सुबह की क्लियर करता है कि वो किसी और की बात कर रहा है उस दो की जिसने होजारा को फोर्सफुली सिस्टम से निकाल दिया था। जीरो एक और बड़ी न्यूज देता है पेंटम सोल्टेस इन्वेस्टिगेशन को भी इक्वलाइज किया गया है पर नए सेटअप पर सुबह की करोड़ और भी बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ टेनी एक्सो की इन्फॉर्मेशन रिवील करता है शिजुको से किसी ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था और जिस ऑफिस से ये हैक किया गया था वो फॉर्चून टेरिंग का था। ये जानकर टेनी डिसाइड करता है जो उस फॉर्चून टेरर से मिलेगा। रोहिया भी अपनी तरफ से पूरा रिसर्च कर लेता पर तब तक सिंबल का कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं मिलता लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। ये सिंपल एक सीरियस से लिंक था जो कि हजारा से जुड़ा था। जब ये बात कोरिका तक पहुंचते तो हजारा कंफर्म करता है कि ये केस एक्चुअली उसके मर्डर से कनेक्टेड था। कोरिका टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर सिनेमा का केस से कनेक्शन निकलता है तो उनका पूरा फैमिली डेंजर में आ सकता है। इसी बीच सुबह की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऑफिसर से डिस्कस करता है कि पेंटम सोल्टेयर का नेचर क्या है। वो बताता है कि पेंटम सोल्टेयर हर उस चीज के और करीब चला जाता है जो उसको क्यूरियस करती है इसलिए वो सजेस्ट करता है कि अगर पुलिस इस सिंबल को फॉलो करे तो वो जरूर किसी न किसी तरीके से पेंटम सोल्टेयर तक पहुंच सकेंगे। जैसे सुबह की केस को लेकर डिस्कस करो तभी कुजागोरी नोटिस करता है कुछ और से उसकी इजिबिलिटी को लेकर कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्या सुबह की उन्हें लेक्चर देने के लायक है भी या फिर नहीं। इसी बीच कोरिका अपनी फॉर्चून टेलिंग सीजन शुरू करता है। वो अपने कस्टमर को बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसको अपने तरीके से बदलना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि खुद डायना होता है। डायना देखते हैं कि कोरिका की रीडिंग बिल्कुल सही है लेकिन जो आदमी बनने का नाटक कर रहा है उसी के हिसाब से सही है इसलिए उसको लगता है कि कोरिका बस कोई इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है और असली फॉर्चून टेलर नहीं है। वो कंक्लूड करता है कि कोरिका में कोई खास बात नहीं और ठंडी से सही लगता। ये देखकर कोरिका उससे पूछते कोई और सवाल है क्या। तभी टेल ने एक इम्पोर्टेंट सवाल करता है। उस सिंबल के बारे में जानना चाहता है। कोरिका उससे कहते हैं कि उस सिंबल में कुछ गड़बड़ी है। इतने में कोरिका का पेन पेपर पर चलने लगता है और वो ऑटोमेटिक सही सिंबल ड्रॉ करने लगता है। ये देखकर टेनी एकदम साइलेंट हो जाता है और पता चलता है कि कोरिका पहले से उसकी सारी आइडेंटिटी जान चुका था पर वो गलत सिंबल बर्दाश्त नहीं कर सकता था इसलिए उसको सही करना जरूरी लगा। टेनी जाने वाला होता है कि तभी कोरिका उससे एक व्हीलचेयर वाली छोटी सी टोकी वाली लड़की के बारे में पूछता है। ये सुनकर टेनी एकदम शॉक हो जाता है। फिर होता है कि
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट है जो हमेशा तन्या के साथ रहती है। पोरका डिसाइड करता है कि वो उसकी आत्मा को शांति देने में मदद करेगा और तन्या मदद कर देता है। वो कहता है कि वो उसकी गाइडेड स्पिरिट है और बिना कुछ कहे रूम से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते उसके दिमाग में एक बात फिट हो जाती है, पोरका वाकई में कुछ अलग है। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो की सारे का रेनकोट पहनी हुई होती है। तब पता चलता है कि ये लड़की भी पोरका से उसी सिंबल के बारे में सवाल पूछने आई थी। दूसरी तरफ पुलिस एजेंसी में सुबह की काजागुरो को बताता है कि सिंबल में एक गड़बड़ी हुई और वो ये बात किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि एनिमी कहीं नहीं हो सकता है। तभी दो अफसर सुबाकी के पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके करियर को लेकर सार्केस्टिक कमेंट करते हैं। लेकिन सुबाकी उसको याद दिलाता है कि अब उसके पास उसको ऑर्डर देने का पूरा हक है। एक अफसर गुस्से में आकर उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि पुलिस फोर्स के लोग भी उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो हाजरागी के साथ था। लेकिन सुबाकी उन्हें सीधा जवाब देता है सिर्फ वो पुलिस वाले ही उससे नफरत करते जो कि करप्ट है। ये सुनकर अफसर और गुस्से में आ जाता है और उसको धक्का देकर कहने लगता है कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। लेकिन सुबाकी भी मजे में ले रहा था और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी उसके डिपार्टमेंट में दो और अफसर यत्सु और तुजावा वहाँ पहुँचते और बिना किसी को फोन किए उस अफसर का हाथ तोड़ देते हैं। पर तुजावा सीधा कह देता है कि तो उस अफसर ने खुद अपना हाथ तोड़ा है। उसका हाथ वापस खींच कर कहता है भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी सीनियर कमिश्नर शिबाकी वहाँ पर पहुँचता है और पूछते ये क्या हो रहा है। तुजावा एकदम क्लियर कहता है कि उन्होंने एक इंजर्ड कोनियो का फर्स्ट एड किया है। बाद में सुबाकी कमिश्नर से प्राइवेट में हाथ मिलाता है और कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। कमिश्नर उसको समझाता है कि हर बार उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए उसको सोच समझ कर चलना होगा। उस रखते ने टॉर्चर बेंडी के रूफ से एंटर करने वाला हो दे कि अचानक उससे अटैक हो जाता है और वो अपने कार्स का इस्तेमाल करके अटैक को रोक कर लेता है। फिर वो चिल्लाता है पोरका ये तेरा काम है ना। तैने सामने अचानक शेव आ जाती है और उसको कंफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ पोरका अपने कमरे में सो रहा होता है और जब असली पोरका दीवार पर लिखा कुछ नोटिस करता है। पोरका और फायर ब्रिगेड बहुत की लड़ी होती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंपायर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में और क्रॉप्स उसकी मदद करने का सोच रहा है। उसका मास्टर उससे कहता है कि अंपायर के बिना जीने की आदत डालो क्योंकि उनके पास तो अनंत समय है। लेकिन को ये भी कहते हैं कि मोरस की जितने समय बहुत ही अनमोल होते हैं, इसलिए उस वक्त की कदर करो। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि क्रॉप्स उसकी बात मानने में नाकाम रहा। वो अपने पैरों को नहीं बचा सका और दुनिया का दुश्मन बन गया। वापस प्रेजेंट में असली पोरका उसको उठाते हैं ताकि वो दीवार पर लिखे शब्दों को देख सके। उनमें लिखा होता है कि दुनिया एक बगी प्रोग्राम है और एक सवाल पूछा गया होता है तो एक टर्माइट या फिर एक पक्षी जो कि बग्स खाता है। तभी पोरका के फोन पर एक नंबर से कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी उससे पूछते क्या उस मंत्र पर सब्सक्राइब है। पोरका एकदम हैरान हो जाता है ये बंदा इस नाम को कैसे जानता है। इस विषय अपने न्यूज से तन्या पर अटैक करता है जिससे कि तन्या को जम करके बचना पड़ता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। शेव अपनी उम्र को निरीक्ष में बदल देता है। तन्या पैनिक कर रहा होता है लेकिन फिर भी पूरी दिखने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक आदमी दूर से ये सब फाइट को देख रहा होता है और टकारू को इन्फॉर्म करता है। टकारू ये सब सुनकर कहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया जा सकता है तो वो मूव करने का फैसला करता है। पोरका भी सगरमुंड वाले सवाल में उलझ गया होता है। उसको लगता है कि शायद सिरल भी उसके जैसा दूसरी दुनिया में आ गया हो। और तभी कोई एक लड़की को देखता है जो कि सारे पर चिंबक का रेनकोट पहनी होती है। वो किसी आदमी से बात कर रही होती है और पोरका उन दोनों की बात प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि सर उसके आसपास है इसलिए अपनी आंखों का यूज करके आसपास देखता है। तभी उसके लिए टैनिया और शेव की छत पर चल रही फायर पर पड़ती है। वापस फाइट पर आते हैं। टैनिया अंदर से घबरा रहा होता है पर अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। शेव सोचता है कि पोरका से इसका क्या कनेक्शन है इसलिए उसको टेस्ट करने के लिए हौसर आगे से जिक्र करता है। टैनिया स्मार्टली प्रिटेंड करता है जैसे वो हजारों को जानता हो। शेव सोचने लगता है कि शायद से हजारों की मुंह से इन्वॉल्व हो सकता है। टैनिया अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर शेव उसको एक एनिमी मान लेता है और उसका चार्ज करता है। लेकिन उससे पहले लेमिंग्स आसमान से टपक पड़ता है और दोनों एक से गिरे फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि लेमिंग्स एक बहुत ही डेंजरस आदमी है। तभी टकूरो और उसके लोग दूर से ये सीन को देख रहे होते हैं और उनके दिमाग में एक सवाल होता है क्या लेमिंग शेव पर अटैक करेगा। लेकिन टकारू उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैंने लेमिंग्स को ऑर्डर दिया और शेव को छोड़ेगा ही नहीं और मुझे यकीन है कि वो मेरे ऑर्डर को फॉलो जरूर करेगा। लेमिंग्स को अपना ध्यान तैरने की तरफ कर देता और शेव को लगता है ये एक परफेक्ट ओपनिंग है तो फिर से दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पर लेमिंग्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। शेव को लगता है रिसर्च उसको इग्नोर किया जा रहा है इसलिए वो गुस्से में अपने फिंगर्स में बदल कर दोबारा से अटैक करता है। शेव अपनी फुल पावर को लगा देता है लेकिन लेमिंग्स को काट नहीं पाता। गुस्से में आकर वो सबको इलेक्ट्रिसिटी से शॉक कर देता है। लेमिंग्स थोड़ा हिलता है लेकिन एक सेकंड के अंदर ही वो फ्री हो जाता है और बिना रुके टैनिया की तरफ बढ़ने लगता है। टैनिया अब सच में पैनिक कर रहा होता है और फिर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो फायर ब्रीथिंग बग का रेनकोट पहनी होती है रात के अंधेरे में अकेले सड़क पर चल रही होती है। तब इसको यत्सु और तुजावा दो अफसर रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की रात को अकेले बाहर होने की वजह से सस्पिशियस है। वो तुरंत अपनी कोड को खत्म कर देती है और पोरका को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि उसको अपनी यादों को कोई बिगाड़ने नहीं दे सकता। पोरका फील करता है कि नीचे कोई बहुत ही ज्यादा टेंशन में जब वो कोड वहीं पर कट हो जाती है। तब उसको शक होता है कि सर आस पास ही और ये कुछ हाथ से जाने नहीं देना चाहता है तो अपनी कोड एक्टिवेट कर देता है और एक अजीब सी करीन सबको होने लगती है क्योंकि पोरका पूरे बिल्डिंग को कवर करके एक स्पेशल फील्ड को क्रिएट करता है जिसे वो अपने टेम्पल कहता है। इसी बीच और लड़की पुलिस वालों से कह रही थी सिर्फ अपने भागे हुए कुत्ते को ढूंढने आई है। थोड़ी देर के बाद
साथ उसका बाप भी आ जाता है, जैसे उसकी बात को कंफर्म कर रहा हो। लेकिन पॉल का अपनी आंखों से उन्हें ऑब्जर्व करता है और तुरंत पकड़ लेता है कि ये दोनों झूठ कह रहे हैं। उसके एरिया में कहीं भी कोई कुत्ता दिखाई नहीं देता और सबसे बड़ी बात, उस कुत्ते ने उस लड़की की सोल पहचान में आ जाती है। ये वही दोनों होते जो उससे सिंबल के बारे में पूछने आए थे। इसलिए पॉल का अपना फील्ड और एक्सपेंड कर लेता ताकि दोनों को ट्रैक कर सके। सब लोग एक अजीब सी घबराहट महसूस करते और किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी पॉल का रोज उसकी तरफ बढ़ता है ताकि श्याओ की मदद कर सके। लेकिन असली पॉल का टेंशन में होता है कि उन लोगों को दिख न जाए, तो अपने इनविजिबल हैंड का यूज करके प्लान बनाता। डायनोस पर एकदम से इनविजिबल हैंड अटैक होता ताकि वो बिना किसी दिक्कत के उसे छुटकारा पा सके और फिर से तैने की तरफ बढ़ने लगता। तैने भी एक अजीब सी फोर्स महसूस करता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। पोल्का को नोटिस करता है और अपने फील्ड के अंदर उसकी पावर और भी इन्फ्लो हो गई होती है। इसलिए वही कोड कदम आगे बढ़ाने का सोचता है और दूसरी तरफ तैने रियलाइज करते है कि यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। वो एक स्मोक बम दे देता है और बैलून का यूज करके हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। तैने हवा में जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसको एक तेज झटका लगता है। दूसरी तरफ टकारू को भी एक शॉकिंग रिपोर्ट मिलती है। पोल्का स्पीड से सिंपैथाइज करने लगता है, जैसे उसको उनके हाथ से शेयर करने की एबिलिटी मिल गई हो। मतलब अब वो इन हाथों से एक सॉलिड फॉर्म दे सकता है। एक पुरुषवान ऑफ हैंड्स हवा में आकर लेमन्स को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पोल का तुरंत समझ जाता है कि अभी उसके पास लेमन्स को रोकने की ताकत नहीं है। इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है और टेने के पीछे पड़ जाता है। टेने इन हाथों को देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इसका सीक्रेट क्या हो सकता है। लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस का यूज करके दोबारा से बैलून निकालता है और फिर हवा में उड़ जाता है। पोल्का को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो बच गया, पर एक बड़ी चीज ये होती है कि उसने उस लड़की को पकड़ लिया। इसी बीच पोल्का का इनविजुअल हैंड्स फुटप्रिंट्स पूरा इंटरनेट पर वायरल हो चुका होता है। ये फॉबिट स्केलेटन ईमेल से भी कनेक्टेड होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी ताकत को पहचान लेते हैं और उसको कंट्रोल करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोजा नदी की मौत के बाद दो छुप कर नहीं डरते और नए प्लेयर्स अपनी चाल चलने लगते हैं। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। ये इसका सीजन 1 था और हम जल्दी सीजन 2 लेकर आने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।